पूरा टोटल इंसिडेंट्स को टीडीसी बोलते हैं, टोटल ड्यूरेबल, यानी कि Guys, good afternoon. स्टार्ट करें। क्लास में तुम लोगों को क्या बता रहा था? स्टीफन्स लॉ बता रहा था, राइट? क्लास में एग्जैक्टली क्या किया था? सर रेट लो। नहीं, रेट लॉ कहाँ से आ गया? कंडक्शन तो खत्म हो गया था ना। तुम लोगों का लेक्चर हुआ था? फर्स्ट टर्म का कुछ तो था उसमें, कंडक्शन फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन किया था हमने। सर दो इंटीग्रेशन के सम्स थे। अच्छा, ओके। सर सर एक रिक्वेस्ट सर, एक्सरसाइज 4 के डाउट पेंडिंग बाकी है रे ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स के ना, हाँ रखेंगे, इस वीक में रख लेते हैं, ट्यूसडे या थर्सडे को रख लेते हैं। क्या आप सर, मैंने अभी ज्वाइन किया, आपने कुछ क्या कर रहे नहीं, हैं? अभी तो कुछ नहीं किया। तो मैंने तुम लोगों को कोई होमवर्क के लिए दिया था प्रॉब्लम? नहीं सर, क्लास में सर। करा था। क्लास में ही हमने किया। फर्स्ट वाला हमने कर लिया था। यस सर। यस सर।
और वेरिएबल ये तो वेरिएबल एरिया हो गया है ना। अब वेरिएबल एरिया का रियलिस्टिक एग्जांपल हमको लेना था, तो वेरिएबल एरिया का और जो एग्जांपल हो सकते हैं वो इस टाइप के हो सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जनरली स्पीकिंग जो कोई रियलिस्टिक अगर तुम सिचुएशन लो कंडक्शन का, तो उसमें वेरिएबल एरिया और वेरिएबल कंडक्टिविटी दोनों साथ में होता है। जैसे अगर तुम कंसिडर करो, एक एग्जांपल मैं देता हूँ जिसमें कि जो ये है हमारा, मान लो ब्लड है, ठीक है। तो बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है आर्टरीज और वेन्स में, और बॉडी के रेगुलर ऑपरेशन और मेटाबॉलिज्म के कारण उसका एक सर्टेन टेम्परेचर हो जाता है। अब उसको कूल करने की जरूरत होती है। तो कूल करने के लिए क्या होता है कि जो उसकी हीट है, अगर हम मानो तुम अपना फोर आर्म पकड़ो, ठीक है। अब इसका एक सिंप्लीफाइड मॉडल मानो, वैसे तो ये शेप एक नॉन रेगुलर शेप है, राइट। इट हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू, बट अज्यूम कि ये सिलेंडर है, ठीक है। तो अगर तुम इसको सिलेंडर की तरह अज्यूम कर लो फोर आर्म को, तो और उसमें भी ऑब्वियसली अंदर काफी सारे आर्टरीज और वेन्स होते हैं, तो उसमें भी सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि जनरली स्पीकिंग ब्रांचिंग होती है। तो जैसे एक आर्म है, तो अब आर्म में एक मेन आर्टरी जाएगा, फिर उसमें से अलग अलग सब आर्टरीज निकलेंगे, फिर उसमें से ऐसे ब्रांचिंग होगी, फिंगर में जाएंगे, हर फिंगर का भी अपना एक मेन आर्टरी होगा, उसमें ब्रांचिंग होगी। तो हर लेवल पे एक मेन आर्टरी टाइप होता है। तो अगर माने कि मेन आर्टरी जो है इसमें बीचों बीच है एक्सिस के अलाउंग, जिसमें ब्लड सर्कुलेट हो रही है, और बाकी हम इग्नोर कर देंगे पतले वाले आर्टरी। फिर उस आर्टरी के अराउंड कोई लेयर ऑफ फैट होगी, फिर उसके अराउंड लेयर ऑफ मसल होगी, फिर उसके अराउंड स्किन की लेयर होगी, फिर ऊपर में बाल भी है, राइट। तो इसमें जो हीट फ्लो होता है, अगर हम बोलें कि ब्लड से जो है हीट फ्लो करके स्किन तक आ रही है, और फिर स्किन से वो आया स्वेट या जो भी इवेपोरेट हो रही है, इस तरीके से वो रेगुलेट कर रहा है। तो इसमें जो हीट फ्लो है इसको बोलते हैं रेडियल फ्लो, क्योंकि ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में रेडियस के अलाउंग चल रहा है, रेडियल फ्लो, राइट। लेकिन अब अगर तुम सोचो कि तुमने एक यहाँ से एक यूनिट एरिया, तुम मान लो अपने हाथ पे यहाँ पे एक यूनिट एरिया बना देते हो, और फिर उसको कट करके पूरा अंदर से बाहर तक निकाल लेते हो, ताकि सारी चीजें एक साथ दिख जाए उसमें, इस टाइप से निकलेगा वो, lateral section. इस टाइप का दिखेगा। तुम लोग समझ रहे हो कि ऐसा क्यों दिख रहा है वो, रादर देन अ क्यूबॉइड। Yes, sir, क्योंकि surface ही curved है. क्योंकि सरफेस ही कर्व्ड है। तो ये तो तुम्हारा आर्टरी है, यहाँ पे ब्लड है, फिर उसके बाद तुम्हारा फैट का लेयर है, फिर तुम्हारा मस्कुलर लेयर है, फिर तुम्हारा स्किन का लेयर है, फिर ऊपर में वो जो ज्योग्राफी में हम पढ़ते थे ना, जब एक क्रॉस सेक्शन ऑफ एक सर वो Soil. Yes. एक रीजन का ज्योग्राफी दिखाते हैं, जिसमें टॉप सॉइल, बॉटम सॉइल, रॉक, ये वो, ऊपर पेड़ भी लगे होते हैं, वैसा टाइप का ड्राइंग बन जाएगा। तो अब इसमें जब तुम देख रहे हो कि हीट का फ्लो हो रहा है, तो हीट अंदर से बाहर की तरफ जब प्रोपोगेट कर रही है, तो ना केवल उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल के थ्रू जाना है, विच मींस वेरिएबल कंडक्टिविटी, ऑब्वियसली स्किन का कंडक्टिविटी, मसल का कंडक्टिविटी, फैट का कंडक्टिविटी, सबका अलग अलग होगा, एज वेल एज वेरिएबल एरिया के थ्रू भी जाना है। जो एरिया वो पियर्स करता हुआ हीट जा रहा है, वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले वो इस टाइप का एरिया को पियर्स करके जाएगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा तो इस टाइप का एरिया को पियर्स करके जाएगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा तो इस टाइप का एरिया को पियर्स करके जाएगा। सो द एरिया थ्रू विच द हीट इज गोइंग आउट is also progressively increasing as heat moves. तो रियलिस्टिक सिचुएशन तो इस टाइप का होता है कि उसमें जनरली आई मीन सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जिसमें सब कुछ वेरिएबल है, एरिया भी वेरी कर रहा है, कंडक्टिविटी भी वेरी कर रही है। हम उसको पढ़ने के लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए सेपरेट टॉपिक्स बना देते हैं कि पहले एरिया यूनिफॉर्म मान लो, जैसे हमने पहले रॉड लिया जिसमें एरिया यूनिफॉर्म था थ्रू थ्रू, लेकिन कंडक्टिविटी वेरी कर रही थी, आगे की तरफ बढ़ रही थी। फिर हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया जिसमें कंडक्टिविटी सेम थी थ्रू थ्रू, एरिया बढ़ रहा था आगे की तरफ। अब एरिया बढ़ने का मैंने तो ये एग्जांपल लिया था, लेकिन ये एग्जांपल ज्यादा रियलिस्टिक है। तो इस एग्जांपल को फॉर्म करने के लिए पहले तुम दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ मैं इसी ज्योमेट्री का। कि मान लो एक पाइप है, ठीक है। ये पाइप में 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी चल रहा है। कॉपर का पाइप है, स्टील का पाइप है, जो भी है, मेटल का पाइप है। और इधर में ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक
ठीक है, मान लो किसी कोल्ड कंट्री में हम रहते हैं, रशिया वशिया में रहते हैं, और ये जो है हम अपने घर में पानी सप्लाई करना चाहते हैं, कहीं हीटर है, एक कॉमन हीटर लगाया है जिससे पानी गर्म होकर घर में आता है। अभी पाइप बाहर से आती है, मान लो घर के बाहर से, तो बाहर जो है कुछ सब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बाहर में, सब तरफ पाइप है। अब अगर सिर्फ मेटल का पाइप जो 100 डिग्री पे पानी ले जा रहा है उसके आसपास 0 डिग्री है और सिर्फ केवल थिन मेटल है 100 और 0 के बीच में, तो एक तो मेटल बहुत थिन है और ऊपर से हाईली कंडक्टिंग है, तो ये पानी तो इतना चलने में ही काफी ठंडा हो जाएगा क्योंकि इसको हीट लॉस हो जाएगा ऐसे ऐसे टू द सराउंडिंग। तो उसको अब तुम पूरा जीरो तो नहीं कर सकते हो, हीट लॉस को पूरा कंप्लीटली स्टॉप तो नहीं कर सकते हो, बिकॉज परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल तो कुछ नहीं होता। ऐसा कोई मटेरियल अगर होता जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी 0 होती तो बहुत बढ़िया होता, मैं इसके ऊपर चढ़ा देता और वो पूरे एकदम लॉक कर देता इसको, तो पानी चलता रहता, उसकी हीट बाहर जा नहीं सकती थी। तो ऐसा कोई मटेरियल तो है नहीं, 0 थर्मल कंडक्टिविटी का तो कोई मटेरियल नहीं होता। लेकिन हाँ, डेफिनेटली यू कैन पुट सम मटेरियल। एक तो उसका थिकनेस होगा, क्योंकि थिकनेस जितना होगा उतना हीट लॉस कम होता जाएगा। तुमने पढ़ा है कि हीट करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। लेंथ कौन सा? हीट फ्लो के डायरेक्शन में जितना है। तो अब यहाँ तो केवल इतना ही लेंथ उसको ट्रैवल करना है हीट को, मेटल का थिकनेस। तुम उसको अगर पैड अप कर दो विद सम स्टाइरोफोम, पॉलीथेन, सम काइंड ऑफ पॉलीमर मटेरियल व्हिच इज नॉट वेरी कंडक्टिंग, तो एक तो उसका थिकनेस से कंट्रोल होगा कि कितना स्लो डाउन कर देगा हीट फ्लो को, और प्लस उसका कंडक्टिविटी भी कम होगा। तुम इसको बेसिकली एक केसिंग टाइप लगा दे रहे हो जो इसके अराउंड सिलेंडर की तरह है, एंड ऑब्वियसली पूरे में लगा रहे हो ऊपर से नीचे तक, लेकिन मैं क्लैरिटी के लिए केवल यूनिट लेंथ का इसका दिखा रहा हूँ। ठीक है, सब जगह लगा हुआ है, और इसका जो कंडक्टिविटी है वो कुछ के है, और पाइप का अपना रेडियस ए है, और ये चीज जो तुमने लगाया है ये सेंटर से लेकर बी रेडियस तक लगाया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्योंकि कंडक्टिविटी इसकी अगर बहुत कम होगी तो ये हीट फ्लो को, करंट को जो है स्लो डाउन कर देगा, कम कर देगा, तो इसलिए हीट लॉस जो है होगा तब भी, लेकिन उतना रेट से नहीं होगा। उतनी देर में शायद पानी वहां तक पहुंच जाएगा जहां जाना है, और मे बी 1-2 डिग्री कम होता होगा टेम्परेचर। ठीक है, तो एक रियलिस्टिक सिचुएशन है, बाहर में 0 डिग्री सेल्सियस है। डेटा ले लेते हैं कि ए जो है वो 1 है और बी जो है वो 4 है, और कंडक्टिविटी जो इसकी है वो है 100 इन दी अप्रोप्रिएट यूनिट्स। तो अब मान लो हम फाइंड करना चाहते हैं कि भाई कितना हीट करंट इसमें से बाहर जा रहा है। अब देखो, पहली चीज ये है कि क्योंकि ये सिस्टम इनफाइनाइटली लॉन्ग है इस तरीके से, तो इसमें अगर कोई सिंपली डायरेक्टली ये बोल देगा कि भाई टोटल हीट करंट कितना बाहर जा रहा है, तो उसका आंसर भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यू एग्री? Yes, sir. याद रखो कि Yes, हीट sir. करंट इसमें रेडियल है, ऐसे पाइप के अलोंग हीट नहीं चल रही है। प्लीज कीप इन माइंड, पाइप का लेंथ के अलोंग पानी चल रहा है या नहीं भी चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी भरा हुआ है 100 डिग्री का पानी। हीट फ्लो जो है वो रेडियली आउटवर्ड्स है। ऊपर से देखोगे तो क्रॉस सेक्शन देखो इसका, उसी में सारी फिजिक्स इसकी पता चल जाएगी कि ए रेडियस है, बी रेडियस है, ये कंडक्टिविटी का मटेरियल है, और हीट फ्लो जो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है। ये हीट फ्लो है, रेडियल हीट फ्लो, इसे कहते हैं रेडियल फ्लो। रेडियल फ्लो मतलब अलोंग द रेडिया है। ठीक है, क्या ये वेरिएबल एरिया का प्रॉब्लम है? No, sir. Yes, sir. हाँ है। हीट फ्लो क्योंकि रेडियल है, तो जैसे जैसे हीट बाहर जा रही है, तो जिस एरिया को पियर्स कर करके वो निकल रही है, वो एरिया प्रोग्रेसिवली बढ़ता जा रहा है। सिलिंड्रिकल सरफेस है वो एक। डू यू एग्री? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. हाँ, वेरिएबल yes, एरिया, sir. वेरिएबल एरिया प्रॉब्लम। पहले ये सोचो कि भाई इनफाइनाइट क्यों लिया है इसको, व्हाट इज दैट, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दैट। इनफाइनाइट लेने से ये प्रॉब्लम एक्चुअली ग्रेटली सिंप्लीफाई हो गया है। हो सकता है सुन के कॉन्ट्राडिक्टरी लगे कि इनफाइनाइट लेने से आसान कैसे हो गया है, लेकिन एक्चुअली इस टाइप के प्रॉब्लम्स फाइनाइट लेने से जो है बहुत डिफिकल्ट होते हैं सॉल्व करने, इनफाइनाइट लेने से आसान हो जाते हैं। क्यों? इंटीग्रेशन में ये अच्छा होता है। ठीक है, मगर और थोड़ा सा इंट्यूटिवली बोलो, व्हाई इज, Heat current. क्या? अगर ये फाइनाइट होगा, अगर ये फाइनाइट होगा मान लो ये फाइनाइट है और 1 ही मीटर लंबा सिस्टम है, तो लॉन्गिट्यूडनल भी करेक्ट, हीट करंट होता तो हीट जो है ऐसे भी तो जाती होगी, क्योंकि यहाँ भी तो 0 डिग्री है। हाँ, yes, sir. तो हीट फ्लो इसके अंदर जो होगा वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा ज्योमेट्रिकली।
यानी किसी जगह पे जो हीट करंट होगा वो केवल रेडियल डायरेक्शन में नहीं होगा, उसको ऐसे भी कंपोनेंट होगी। तो देन हीट करंट को वेक्टर की तरह लिख के और प्रॉपर वेक्टर इक्वेशन लिखना पड़ेगा डायरेक्शन के हिसाब से, जो कि एक जनरल प्रॉब्लम है विच इज हार्डर टू सॉल्व बिकॉज इट रिक्वायर्स मोर मैथमेटिक्स। जब तुम इसे इनफाइनाइटली लंबा कर देते हो तो इसके जो एंड्स हैं वो हमारा सरदर्द नहीं है अब, क्योंकि वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता है। तो एंड पे क्या हो रहा है वो किसी को सोचने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट होने से ये फायदा है कि एक इनफाइनाइट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? It divides वो like एंड्स नहीं पता हम लोग को। continuous. हाँ. And नहीं पता। नहीं, ये तो बड़ा इनफॉर्मल सा डेफिनेशन हो गया। एकदम फॉर्मल सा रिगरस डेफिनेशन क्या हो सकता है कि जिसको अगर हम बोलें तो एकदम क्लियरली समझ में आ जाए कि हाँ इनफाइनाइट है। Sir, you can only Length be cannot be arbitrarily measured. close to its end. वैसे कुछ. हाँ, उस टाइप का कुछ थोड़ा रिगरस डेफिनेशन बताओ। No start and no end. इनफाइनाइट लाइन वो होता है जिस पे अगर तुम एक पॉइंट लो तो वो उसका मिड पॉइंट होता है। समझे तुम लोग क्या कह रहे हो? Yes sir. इनफाइनाइट लाइन क्या वो लाइन रिपीट कर होती है, सकते हो? इनफाइनाइट लाइन वो लाइन होती है जिसका हर पॉइंट उसका मिड पॉइंट होता है। देखो फाइनाइट लाइन पे तो एक ही मिड पॉइंट है, ये तो मिड पॉइंट नहीं है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है? मिड पॉइंट वो पॉइंट है जिसके दोनों तरफ इक्वल लेंथ ऑफ लाइन है। तो फाइनाइट लाइन में तो बस एक ही पॉइंट ऐसा होता है जिसके दोनों तरफ इक्वल लेंथ ऑफ लाइन होती है। कहीं और जाओगे तो इधर कम लाइन है, इधर ज्यादा लाइन है। लेकिन एक ट्रूली इनफाइनाइट लाइन पे इनफाइनाइटली लॉन्ग का मीनिंग ही यही है कि उस पे तुम कहीं पर भी पॉइंट पकड़ो, तुम्हारे लेफ्ट और राइट पे इक्वल लाइन होगी। ये समझे? Yes. Basically you can say that every point is a midpoint. No matter where you are standing on an infinite line, it is the midpoint of the infinite line. अब खुद सोचो कि अगर मान लो मेरे पास एक फाइनाइट सिस्टम होता है, ये सिलिंड्रिकल फाइनाइट होता है, इतना ही होता बस, ठीक है। इसके बीच में हॉट रॉड होता और फिर केसिंग होता, लेकिन ये इतना ही लंबा है टोटल। तो इसमें भी ये ट्रू होता कि अगर तुम बिल्कुल इसके बाइसेक्टर प्लेन में होते, मिड प्लेन में, तो उसमें हीट फ्लो प्रॉपरली रेडियल होता। पहले तुम लोग ये बात समझ रहे हो? अगर ये फाइनाइट भी है, मान लो 1 मीटर लंबा है, तो बिल्कुल बीचों बीच में जो प्लेन है उसमें हीट फ्लो परफेक्टली रेडियल होता है, इसमें भी, फाइनाइट में भी। डू यू एग्री विद दिस? सर सब नहीं, सोचो थोड़ा सा। क्योंकि अगर रेडियल नहीं है, अगर उसमें ऐसा ऐसा कंपोनेंट है, तो तुम कैसे डिसाइड करोगे कि उस तरफ है कि उस तरफ है? हाँ सर। भाई जो हीट यहाँ से चलेगा बाहर की तरफ, उसके पास क्यों मोटिवेशन है उधर ज्यादा जाने का और उधर नहीं जाने का? है नहीं है, तो वो सीधा ही सीधा जाएगा। लेकिन इधर कहीं तुम आते तो इधर का हीट करंट ऐसा होता, राइट? समझ रहे हो? यस सर यस। उधर जाते तो उधर का हीट करंट भी ऐसा होता। लेकिन इवन फाइनाइट में भी तुम समझ रहे हो कि बीच वाले में तो, एक और मैं इसका एनालॉजी देता हूं, देखो मान लो मेरे पास एक, ये तो 3D सिचुएशन है, 2D सिचुएशन ले लो। मान लो मेरे पास एक मेटल का स्ट्रिप है, ठीक है, ये स्ट्रिप है, इसका कोई थिकनेस नहीं है, राइट? मतलब इसका कोई डेप्थ नहीं है, इसका बस विड्थ है और लेंथ है। अगर मैं इस पे कोई रिजर्वॉयर्स लगाऊं, है ना, कोई 100 एक जगह पे लगाऊं, 0 एक जगह पे लगाऊं, मान लो मैंने ये पूरा एज पे 100 डिग्री लगा दिया और ये पूरा एज पे 0 डिग्री लगा दिया, और बाकी दो एज मैंने छोड़ दिए टू टेक व्हाटएवर टेम्परेचर दे वांट, ठीक है। सो वन वे टू विजुअलाइज व्हाट हैपेंस and how the heat flows and how the temperatures reach their values is to use the analogy of water flowing downhill. जैसे हीट का फ्लो जो होता है वो टेम्परेचर में डाउनहिल होता है, हीट गोज फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर टू अ लो टेम्परेचर,
राइट। तो वो पानी की तरफ फ्लो करता है, पानी हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ जैसे जाता है, जो भी रास्ते मिल रहे होते हैं वो यूज करता हुआ जाता है, वैसे ही हीट जो है एक हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है और जो भी रास्ते मिल रहे होते हैं वो यूज करता हुआ जाता है। तो बेसिकली हीट करंट को पानी से रिप्लेस कर देंगे, पानी के फ्लो से, और टेम्परेचर डिफरेंस को हाइट के डिफरेंस से, यानी टेम्परेचर को एल्टीट्यूड से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर मैं इसमें फिगर आउट करना चाहता हूँ कि भाई क्या हो रहा है इसके साथ, तो तुम यहाँ पे इमेजिन करो कि ये अब एनालॉजी है तो ये मेटल का शीट, लेकिन अब इसको एनालॉजी में तुम मानो ये रबर का है और ये इलास्टिक है, ये डिफॉर्म किया जा सकता है। तो इधर मैंने 0 लगाया, तो मान लो मैंने पूरा एज जो है इधर टेबल पे ग्लू कर दिया है 0, टेबल का लेवल 0 डिग्री है, और ये वाला पूरा एज पकड़ के मैंने ऊपर उठा दिया है 200, है ना। तो पूरा ऐसा स्लोप बन जाएगा बढ़िया सा। Yes. अब जब Yes. 100 से पानी निकलेगा यानी हीट निकलेगा तो वो 0 पे जाएगा, तो क्या तुम लोग पहले तो अग्री कर रहे हो मेरे से इस बात पे कि वो उसके जो फ्लो के लाइंस होंगे पानी के वो ऐसे दिखते होंगे? Yes. Sir. Yes. क्योंकि ये पूरा लाइन क्योंकि ये तुमने पूरा एज ऊपर उठा लिया है, तो पूरा बढ़िया सा ऐसा स्लोप सीसॉ वो बन गया है, स्लाइड बन गया है। तो यहाँ से अगर पानी निकल रहा है, जैसा वो फैंसी फाउंटेन्स नहीं होता है कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर में, वो पानी ऐसा निकलता रहता है Yes. slopes पे, तो वो पानी जा रहा है उधर। ठीक है, ये 1 डायमेंशनल फ्लो है क्योंकि ये एक ही तरफ जा रहा है, इसमें इधर 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 सबका स्टोरी एक ही है, तो बस एक लाइन पे कंसिडर कर लो तो बात बन जाएगी। ये वही है जो हम पढ़ रहे थे प्राइमरीली, रॉड जब लगाते थे, हॉटर और कोल्ड रिजर्व। अगर मान लो मैं इसमें स्लाइटली डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस लगा दूं, मैं बोलूंगा कि अब जो है ये वाला हम लोग 100 पे रखेंगे पूरा एज, लेकिन ये वाला और ये वाला, ये तीनों जो है 0 डिग्री से, समझे? तो और पहले एग्जांपल में वो दो साइड्स कौन से वो दे इंसुलेटेड और No, they were not fixed at any temperature. They would achieve a steady state as per the situation. अच्छा ओके अंडरस्टूड हाँ ठीक है, स्टेडी स्टेट तो ये एज पे पूरा 100 से 0 तक सारे होते, 99, 98, 97, वो हर जगह अंदर है। हाँ सर जैसे वो हिल का होता है। करेक्ट। लेकिन इसमें तुमने आर्टिफिशियली ये 3 एज को टेबल के साथ ग्लू कर दिया है, यू आर फोर्सिंग देम टू बी एट 0, लेकिन इसको तुम उठा रहे हो 100। अब क्योंकि रबर है तो तुम कर भी सकते हो ऐसा, तो तुम मानो कि तुमने ये जाने दो कि कॉर्नर जो है वहां पे मैथमेटिकली डिफाइंड नहीं है टेम्परेचर, क्योंकि वो 100 वाला लाइन में भी शेड है और 0 वाला में भी, ये छोटा प्रॉब्लम, इसको इग्नोर कर दो। अब यहाँ मैंने ग्लू कर दिया, यहाँ ग्लू कर दिया, यहाँ ग्लू कर दिया, लेकिन इसको मेरे को उठाना है ऊपर, और ये इलास्टिक रबर है, तो तुम समझ रहे हो कैसा शेप बनेगा यहाँ पे, ऐसा बन जाएगा रिज जैसा। Yes. तुम लोगों को सर shape आप कैन यू रिपीट व्हाट काइंड ऑफ शेप? रिज होता है ना माउंटेन का रिज, तुम्हें पता है रिज क्या होता है? नो सर। माउंटेन्स में जब तुम जाते हो, बड़े वाले जो माउंटेन्स होते हैं नॉर्थ में, तो उनमें माउंटेन ऑब्वियसली माउंटेन कोन जैसा तो नहीं होता है, माउंटेन में काफी फीचर्स होते हैं इस टाइप के। तो अब मान लो ये माउंटेन है, ठीक है, तो कभी इसमें क्या होता है एक तरफ कि एक सॉर्ट ऑफ क्या बोलेंगे उसको, रिज बोलते हैं, जो ऐसा फीचर होता है जिसमें ऐसे वो होता है स्पाइन जैसा, ऐसा पकड़ सकते हैं जैसे उसको अलोंग द माउंटेन, एक स्पाइन जैसा आ रहा होता है जिसको तुम अगर हाथ से पकड़ते तो ऐसे पकड़ते और पूरा ऐसा नीचे आ रहा होता है, समझा सर। ठीक है, इसको रिज बोलते हैं। इट्स लाइक अ स्मॉल, यानी इसका अगर क्रॉस सेक्शन देखोगे इधर से तो ऐसा दिखता, फिर पीछे ऐसे ऐसे जा रहा होता और ऊपर, समझ गए? तो इस टाइप का यहाँ पे रिज बन जाएगा। तुम रबर शीट इमेजिन करो, यहाँ ग्लू, यहाँ ग्लू, यहाँ ग्लू टेबल के साथ, और यहाँ तुम आर्टिफिशियली उसको पकड़ के उठाने का कोशिश कर रहे हो, तो क्योंकि यहाँ से वो छोड़ नहीं सकता है, यहाँ छोड़ नहीं सकता है, यहाँ छोड़ नहीं सकता है, तो यहाँ आते आते फ्लैट आके इस पे चिपकता होगा, वहां आके फ्लैट आके चिपकता होगा, और बीच में ऐसा हम्प सा बन गया होगा ऐसे। Yes, sir. ऐसे ऐसे, राइट? जो इधर भी स्लोप करता होगा टू 0, इधर भी स्लोप करता होगा टू 0, सामने तो स्लोप कर ही रहा है ऐसे जनरली टू 0, और यहाँ पे पूरा उठा हुआ है 100 पे। अब जब इसमें से तुम पानी छोड़ोगे इधर से, तो पहली बात तो ये समझ रहे हो कि बीचों बीच वाला लाइन पे तो पानी सीधा ही जाएगा। Yes, sir. अज्यूमिंग परफेक्ट सिमेट्री है और रबर शीट उठाने में कोई इम्परफेक्शन सा नहीं आ गया है, तो जो बीच में पानी निकलेगा एकदम वो सीधा जाएगा।
लेकिन जो पानी इधर निकलेगा तुम देख पा रहे हो वो ऐसे जाएगा। Yes. Yes. And the same is true for here also. यही प्रॉब्लम है उधर भी। वो 3D वर्जन है इसका। जो बीचों बीच में निकलेगा वो तो बाय सिमेट्री, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे देखोगे तो सिमेट्री है परफेक्टली, इधर इधर जाने का कोई रीजन ही नहीं है, तो ऐसा चला गया वो। लेकिन जो क्लोजर टू दिस फेस है उसके पास तो दोनों रीजन है, सामने भी जीरो है इधर भी जीरो है, तो वो उस हिसाब से एडजस्ट करेगा कि थोड़ा इधर, जैसे पानी जाता है। इस केस में भी वही हो रहा है। तो मिडिल, इवन इन अ फाइनाइट थिंग, मिडिल वाला तो फिर भी परफेक्टली सीधा हो सकता है, लेकिन जब तुम थोड़ा उधर उधर जाने लगोगे तो फिर वो सीधा नहीं रहेगा। वो इशू यहाँ पर भी है, मिडिल वाला एकदम सीधा है लेकिन ऊपर वाले जो है ऐसे और ऐसे कर्व कर जाएंगे, इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। लेकिन अब तुम इसको इन्फाइनाइटली लॉन्ग कर दो, इन्फाइनाइटली लॉन्ग, तो क्या हो जाएगा? अभी मैंने डेफिनेशन बताया था तुम्हें इनफाइनाइट का। सारे पॉइंट्स मिड पॉइंट है। सारे ही मिड पॉइंट है, हर क्रॉस सेक्शन ऐसा ही दिखता है। Yes, sir. तो Yes. ये फायदा है इनफाइनाइट लेने का, ये फायदा होता है इस प्रॉब्लम को इनफाइनाइटली लॉन्ग करने का, कि इसके हर क्रॉस सेक्शन में फिर सेम फिजिक्स दिखाई देती है। यानी ये जो क्रॉस सेक्शन है मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? No, sir. No, sir. यानी कि ये जो क्रॉस सेक्शन है ये हर जगह ऐसी है, यानी तुम इसको कहीं भी कट करो ऐसे ही दिखता होगा। तो देयरफॉर अगर हम इस क्रॉस सेक्शन में एनालिसिस कर लेते हैं तो हमने पूरा चीज का एनालिसिस कर लिया, क्योंकि पूरा चीज इसी क्रॉस सेक्शन का इनफाइनाइट टाइम्स कॉपी पेस्टिंग है। तुम लोग को समझ में आ गया रीजन और फायदा इनफाइनाइटली लॉन्ग लेने का? सर एक डाउट है। Yes. sir. हाँ बोलो। So when you mean infinitely long, so do you mean the insulation is also infinitely long, or the insulation is only 1 meter? yes नहीं the insulation is also infinitely long. So जो 1 meter side में लिखा है, that's I ignore that right now. नहीं when you solve this problem ना, तो अब वही बात है। देखो अब ये तुम लोगों को ये समझ में आ गया कि इनफाइनाइटली लॉन्ग का फायदा क्या है। ठीक है, वो फायदा हो गया। अब तुमसे अगर ये पूछेंगे कि भाई ये कितना करंट छोड़ रहा है, जो कि इसमें से निकल के उधर जा रहा है, तो क्योंकि ये टोटल इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसमें पानी भी इनफाइनाइट अमाउंट में होगा, तो ये करंट भी इनफाइनाइट छोड़ रहा होगा। मतलब करंट इज अ क्वांटिटी दैट स्केल्स विद लेंथ, तो इनफाइनाइट जो अमाउंट है वो तो इनफाइनाइट करंट छोड़ेगा, तो उसका तो कोई आंसर नहीं हो सकता। इसीलिए even though we want it to be infinite for all the reasons that I just told you, when we do a mathematical analysis of it, we have to do it per unit length to get a finite answer. करंट जब निकलेगा तो तुम बोलो ठीक है तो इनफाइनाइट सिस्टम, लेकिन मैं मेंटली उसमें से 1 मीटर लंबा सिस्टम बाहर निकाल लूंगा और केवल उसको एनालाइज करूंगा। समझा सर। अगर तुम 1 मीटर ही ले लेते हो उसको टू बिगिन विद, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है ना। लेकिन वो है तो इनफाइनाइट, तो उसमें वो कोई टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं हो रहा, हर क्रॉस सेक्शन एक जैसा ही दिखता है। मीटर तुम निकाल रहे हो सिर्फ टू हैव अ फाइनाइट वैल्यू फॉर द क्वांटिटीज, तो तुम बेसिकली फाइंड करोगे करंट पर मीटर, फाइंड करोगे हाउ मच हीट करंट पर मीटर इज जनरेटेड। अब अगर ऐसे 10 मीटर है तो 10 टाइम्स हो जाएगा, 100 मीटर है तो 100 टाइम्स हो जाएगा, मिलियन मीटर्स हैं तो मिलियन टाइम्स हो जाएगा। So the unit is basically for the purpose of analysis, but the whole thing is truly infinite, including the insulation. यहाँ तक समझा सबको अभी? Yes sir. अब इसको करने के लिए मैं तुम्हें हिंट भी देता हूँ, क्योंकि ये नया टाइप का चीज है, तुमने नहीं किया अभी। तो इसमें तुम्हें क्या करना होगा कि तुम जो है r डिस्टेंस पे जाके dr नहीं, r एक तो 1 मीटर तो ले ही लोगे पहले इसमें से, ठीक है, और फिर उसमें से r पे जाके, r is an arbitrary radius which is bigger than a and smaller than b, है ना। पे जाके तुम एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनाओगे, नॉट अ शेल। देखो शेल और सरफेस में डिफरेंस होता है। शेल जो होता है वो dr थिकनेस का होता है, सरफेस इज सिंपली अ सिलेंड्रिकल सरफेस। यहाँ तक समझा सबको? हाँ Yes. सर। और वहां पे उस जगह पे तुम हीट करंट की इक्वेशन लिखोगे, यानी जो हीट करंट इस सरफेस को छोड़ के बाहर जा रही है
वो तुम लिखोगे अपना रेट लॉस से, लेकिन उसका डिफरेंशियल वर्जन लिखोगे, dt बाई डी आर आएगा उसमें, क्योंकि टेम्परेचर आर के साथ वेरी कर रहा है। और फिर उसको इंटीग्रेट करोगे तो टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ आर मिलेगा तुम्हें, जिसमें तुम्हें दो बाउंड्री कंडीशंस भी पता है। बाउंड्री कंडीशंस क्या तुम्हें पता है कि t A और at B। r equals to a is 100 and t at r equals to b is 0। तो दो बाउंड्री कंडीशंस भी पता है, यानी दो लिमिट्स पता है मैथमेटिकली स्पीकिंग। फिजिक्स में इसको बाउंड्री कंडीशन कहते हैं, मैथ में इसको लिमिट कहते हैं। जब तुम इंटीग्रल करोगे और उसमें दोनों लिमिट्स लगा दोगे तो हीट करंट सॉल्व हो जाएगा। तो अब ट्राई करके देखो एक बार। और सर आप फॉर्मूला लिख सकते हो साइड ऑफ द पेज पे। minus k dt by dx। minus k। जनरली स्पीकिंग ये है। अब इसमें देख लो तुम कि कौन सा चीज आर का फंक्शन है और उस हिसाब से उसको डाल के और इंटीग्रेट करो। आई तो आर का फंक्शन नहीं है क्योंकि स्टेडी स्टेट है, तो आई बाहर रहेगा इंटीग्रल। ठीक समझा तुमको? हाँ सर। करो, ट्राई करो। सर ए की वैल्यू सर वो सब भी दे रखे हैं ना? दे रखा है ना, पीछे लिखा होता है, यहाँ भी लिख देता हूँ बस। के जो है 100 है, A1 है, B4 है, ये लिया। तो उसमें k एज अ r फंक्शन क्यों है? ओ नहीं, मैंने फॉर्मूला में। जनरल लिखा हुआ है, मैंने जनरली लिखा हुआ है। ओके हाँ अच्छा। मान लो कि ना केवल ये इंसुलेशन ऐसे होती, बल्कि इसमें इसकी कंडक्टिविटी भी रेडियल फंक्शन होती, जो मैंने इस प्रॉब्लम में नहीं है ना अभी। हाँ इसमें नहीं है, मगर मैंने लिख दिया जनरली। तुम्हें प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम देखना होता है कि के और ए में से कौन सा फंक्शन है। दोनों भी हो सकते हैं, अगर दोनों है तो दोनों लिख दो यहाँ पे एज फंक्शन ऑफ आर, वो तो मल्टीप्लाई होकर एक सिंगुलर फंक्शन ऑफ आर बन ही जाएगा। ठीक है, तो इट डिपेंड्स व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड व्हाट इजंट, बट दैट चेंजेस फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। जोहान वो तो करना ही है, वही तो करना है, वो डालना ही है यहाँ पर। थिंक अबाउट व्हाट इट्स वैल्यू विल बी एंड देन सी। सो सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई आर एच है ना? हाँ सर एक डाउट आ रहा है, सर विल वी इग्नोर द 2 pi r square in the surface area of the cylinder? वो तुम सोचो खुद से। Okay sir.
सर होस्ट पे या को होस्ट पे आंसर? आंसर भेजो कोहोस्ट पे। रुको मैं भी देखूं क्या आंसर आना चाहिए सॉल्व करके। So, हाँ so when we are finding that elemental cylinder जिसका surface area निकालना है, like we have to take it at a distance of dx, right, at a time. नहीं नहीं, dx कोई डिस्टेंस नहीं होता, x डिस्टेंस होता है, dx अच्छा, उसका okay. थिकनेस होता है। लेकिन हम यहाँ थिकनेस नहीं ले रहे, हम यहाँ केवल सरफेस ले रहे हैं, तो उसका केवल डिस्टेंस है, थिकनेस नहीं है। Okay, so we have to take it as like 1 plus x only, right? 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 क्या है? So 1 वो a है ना? ए और बी ले ले लास्ट में सब। हाँ ठीक है, a से a प्लस कर लो या x, या सेंटर से ले लो तो x ही हो जाएगा। सर लॉन के टर्म्स में आ रहा है ना? नहीं हाँ लॉन में ही आएगा। हाँ लॉन में आया मुझे। अगर लॉन में आ रहा है तो लॉन को सॉल्व मत करो, लॉन के साथ ही लिख दो आंसर, और पाई को भी पाई रहने दो। पाई और लॉन वैसे ही लिख दो जैसे है, बाकी न्यूमेरिकल्स लिख दो वहां पर, पूरा सिंप्लीफाई मत करो डेसिमल में। सब पाई के टर्म्स आ रहे हैं, आएंगे। कंफर्म करें। हाँ हाँ आर्यमान करेक्ट है, प्रेक्षा करेक्ट है, कैरव करेक्ट है, भावेश कुमार करेक्ट है, हुसैन करेक्ट है, निश्चित तुमने शायद डेसिमल्स में कर दिया है आई थिंक लॉन करके, तो एक बार लॉन में लिख दो, मैं देखूंगा। शोभन तुम भी लॉन में ही आ रहा है तो लॉन में लिख दो। सिद्धार्थ की नहीं करेक्ट है। गोपाल करेक्ट है। सर आप एक बार आंसर चेक कर सकते हैं।
साहिल करेक्ट है। सर भेजा मैंने आपको। हाँ तेरा करेक्ट है, मैंने बोला था ऑलरेडी। अंशु तुम्हारा भी करेक्ट है, ऑलरेडी सेड इट। हर्षवर्धन करेक्ट है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। ध्रुव करेक्ट है। तो रोहन करेक्ट है। तो हमारा जो इक्वेशन है वो है I इक्वल्स टू नेगेटिव के, तो के ही है। एरिया जो ये पियर्स करता हुआ जा रहा है, नचिकेत करेक्ट आंसर, वो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है क्योंकि हीट रेडियली बाहर जा रही है। सो दैट इज 2 पाई r इंटू 1। 1 क्यों? क्योंकि यूनिट लेंथ पे तुम एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया इंटू डी टी बाई डी आर। बस अब तो इसके बाद मैथ करना है। आई डी आर इधर ले लो, आर उसके नीचे ले लो, बाकी सब कचरा उधर कर दो। -2 पाई के डी टी, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं इंटीग्रल के बाहर, आई भी इंटीग्रल के बाहर। तो टी इक्वल टू ए पे 100 डिग्री है, आर इक्वल्स टू ए पे टी 100 है, और आर इक्वल्स टू बी पे टी 0 है। तो ये तो लॉन ऑफ बी बाई ए हो गया, और ये -200 पाई इंटू के विच इज अनदर 100 हो गया, प्लस हो गया एक्चुअली। सर हाइट 1 दे रखा था। यूनिट लेंथ पे करना है ना, मैंने बोला था भाई। टोटल सर हाइट क्या है इसकी? मैंने तो इनफाइनाइट ले लिया, क्यों तो मैंने सोचा कि कंसीडर ही नहीं करना होगा, तो नहीं, 1 इनफाइनाइट लोगे तो इनफाइनाइट आएगा वहां पे। हाँ सर, अच्छा है। ठीक है, तो आई तुम्हारा आ गया 2 इंटू 10 की पावर 4 पाई बाय लॉन 4 बी बाय। ठीक है सब सर कुछ? तो फाइनाइट लेंथ वाला हमारे सिलेबस में नहीं है ना? नहीं, क्योंकि वो वन डायमेंशनल फ्लो नहीं है ना। यस ये देखो, बता सकता हूँ मैं एरिया के लिए क्या किया? एरिया के लिए हमने सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया लिया है, क्योंकि हीट जब पियर्स कर रहा है तो तुम्हारा ए से बी के बीच में जब हीट चलता है रेडियली ऐसे, तो जब वो उस आर रेडियस का सिलेंड्रिकल सरफेस को चीरता हुआ बाहर जाता है, तो हर जगह वो उसको ऐसे ऐसे कर्व्ड सरफेस एरिया को फोड़ता हुआ जा रहा होता है उसका। तो जब तुम उसको ओपन अप कर लोगे, काट के उसको रेक्टेंगल बना दोगे ऐसे, तो हीट जो है हर जगह उसको ऐसे चीर के जा रहा है बाहर, राइट? मैंने उसको काट के ओपन कर दिया है, ये बेसिकली ऐसे था, है ना? तो ये लेंथ क्या है? तो इसका सर्कमफेरेंस ही है 2 पाई आर, और ऐसे 1 है, तो एरिया जो हीट पियर्स करके जा रहा है वो 2 पाई आर इंटू 1 है। ठीक, सबको समझ गया प्रॉब्लम? ठीक है, ये वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है, और हमारे सिलेबस में केवल वन डायमेंशनल कंडक्शन ही है। वन डायमेंशनल इसलिए है क्योंकि ऑल्दो टेक्निकली ये 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। सिलेंडर तो एक 3D शेप होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस आई एक्सप्लेन कि वो इनफाइनाइटली लंबा है, उसका हर क्रॉस सेक्शन में सेम स्टोरी हो रहा है, तो तुम्हें केवल एक क्रॉस सेक्शन में देखने की जरूरत है, सारा देखने की जरूरत ही नहीं, तो उसका जो हाइट वाला फैक्टर है वो खत्म हो गया। तो अब ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम हो गई। क्रॉस सेक्शन तो 2 डायमेंशनल है, सर्कल है, लेकिन सर्कल में क्योंकि रेडियल सिमेट्री है, हर तरफ सेम स्टोरी चल रही है, चाहे तुम ऊपर जाओ, नीचे जाओ, राइट लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में, तो टेक्निकली तुम्हें सारी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं, केवल एक रेडियस के अलॉन्ग अगर देखोगे तो भी काम चल जाएगा। तो उस सेंस में वन डायमेंशनल प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसका एक दूसरा वर्जन है जो तुम लोग एज होमवर्क कर लेना, जिसमें कि क्रॉस सेक्शन जैसा दिखेगा वैसा ही, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि ये 100 डिग्री पे एक स्फीयर है जिसका रेडियस ए है, और बाहर 0 डिग्री है, और ये बी रेडियस है और कंडक्टिविटी है, लेकिन ये दोनों स्फीयर हैं, ये भी स्फीयर है और ये भी स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर दोनों। मतलब मान लो मेटल का हॉट स्फीयर है और उसके ऊपर थर्मोकोल का स्फेरिकल वो लगा रखा है, केस लगा रखा है। ठीक है, 4 पाई आर। सर के का वैल्यू क्या है सर? के का वैल्यू के वही है जो था, ए वही है जो था, बी वही है जो था। सर अब हम Okay, यहाँ sir. पर हमें वॉल्यूम करनी पड़ेगी ना? नहीं 4 पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। हाँ। करेक्ट, एरिया तुम्हें बस फॉर्मूला चेंज करना है कि जो हीट जब निकल रहा है इसमें से, तो जो एरिया वो पियर्स कर रहा है वो इस बार डिफरेंट शेप का होगा, तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो सर कैन यू रिपीट आपने लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला था?
मैंने बोला कि बस डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो एरिया हीट पियर्स करेगा उसका फॉर्मूला डिफरेंट होगा। ये स्फेरिकल शेप है, इसमें स्फीयर आफ्टर स्फीयर को फोड़ता हुआ जा रहा होगा। सर तो हम वॉल्यूम कभी लेंगे ही नहीं ना, क्योंकि नहीं, आई सिर्फ एरिया पे डिपेंड करता है। हाँ एरिया ही होता है ना, फॉर्मूला में एरिया है फंडामेंटली, तो केवल एरिया ही देखना होता है। हाँ सर ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो ये वेरिएबल एरिया के दो एग्जांपल्स हैं, सबसे कॉमन यही एग्जांपल्स हैं। ये जो है मॉडल हो सकता है किसी चीज का, हाँ कह रहा हूँ ठीक, ये मॉडल हो सकता है किसी चीज का, जैसे पीछे सिलेंडर कुड हैव बीन अ मॉडल ऑफ द आर्म, जिसमें बीच में आर्टरी है और ब्लड को रेगुलेट कर रहे हैं। ये मॉडल हो सकता है सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ अ ऑर्गन, जैसे लिवर है या कोई चीज है जिसके ऊपर, जिसके अंदर भी मेटाबॉलिज्म से हीट जनरेट हो रही होती है, तो वो गर्म होता है और फिर उसकी जो फैट लेयर है और जो टिश्यू है उसमें से हीट, मतलब लोकलाइज शेप है। या ये मॉडल हो सकता है अर्थ का कोर जो है मॉल्टन है और हॉट है और ऊपर आते आते ठंडा हो जाता है, लेकिन अर्थ का स्ट्रिक्ट मॉडल होने के लिए फिर इसमें कंडक्टिविटी भी हाँ वेरिएबल सर, कि ये कांस्टेंट नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप के मटेरियल्स हैं। लेकिन एज अ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कुड बी अ सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ द अर्थ वेयर देयर इज ओनली द कोर एंड द मैंटल। ठीक है, फिजिक्स का लॉजिक ये होता है कि तुम सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल मॉडल से स्टार्ट करते हो, जब वो हो जाता है फिर उसको और कॉम्प्लेक्स करते जाते हो टू इंक्लूड मोर एंड मोर फीचर्स। So these are generally the reason we study spherical and cylindrical geometries is not because in particular they are themselves more important than anything else, but because they are good models for other realistic scenarios. कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है तो उसको तुम सिलेंडर से अप्रोक्सीमेट करोगे जिसमें रेडियल फ्लो हो रहा है, कोई फाइनाइट ऑब्जेक्ट है तो उसको तुम स्फीयर से अप्रोक्सीमेट करोगे। ठीक है, इनफाइनाइट भी फिजिक्स में इनफाइनाइट नहीं होता है। अभी जब मैंने इनफाइनाइट सिलेंडर बोला या कोई बोले इनफाइनाइट लाइन है, इनफाइनाइट रॉड है, टेक्निकली इनफाइनाइट नहीं होता है क्योंकि इन्फिनिटी तो कुछ होता नहीं रियलिटी में। जनरली स्पीकिंग ये होता है कि कोई लंबा सा रीजन होता है जिसके हम बहुत पास होते हैं, जैसे पाइप चल रही है, मान लो घर के बाहर से पाइप जा रही है, पाइप यहाँ से आया ऐसा ऐसा, फिर ऐसे बेंड कर गया इधर से, फिर ऐसा चला गया। अगर मैं बहुत छोटा सा हूँ और इसके इस रीजन में हूँ, अवे फ्रॉम दिस एंड एंड दैट एंड, तो टू द एक्सटेंट दैट आई कैन सी अराउंड माई सेल्फ इट लुक्स लाइक अ रियली लॉन्ग, ऑलमोस्ट इनफाइनाइटली लॉन्ग पाइप। फिजिक्स में सब कुछ रिलेटिव होता है, इन्फिनिटी भी रिलेटिव ही होता है। ऐसा मतलब नहीं है कि वो ट्रूली इनफाइनाइट है और एंड्स ऑफ द यूनिवर्स तक जा रहा है। इट तो इज ये दैट एग्जांपल में आपने क्या बताया, मतलब मैंने ये बोला कि जब हम पीछे बोल रहे थे कि वो इनफाइनाइट पाइप है, यस तो वो रियलिटी में जिसको मॉडल कर रहा है वो कोई ट्रूली इनफाइनाइट पाइप नहीं है, क्योंकि रियलिटी में तो ट्रूली इनफाइनाइट पाइप है ही नहीं कोई। हाँ रियलिटी में वो मॉडल जिसको कर रहा है वो एक लॉन्ग इनफ पाइप है कि करंट मेरा जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है उसके मुकाबले वो काफी लंबा है। हाँ yes. यानी मेरी नजर अगर इतने रीजन पर पड़ रही है तो मेरे लिए ये पाइप प्रैक्टिकली इनफाइनाइट है। मतलब रिलेटिवली होता है इनफाइनाइट। जैसे धरती गोल है और फाइनाइट है, लेकिन जब मैं क्रिकेट खेलता हूं तो अर्थ के कर्वेचर को थोड़ी मेरे को अकाउंट में लेना पड़ता है, क्योंकि जब मैं बॉल को मारूंगा छक्का तो वो कोई इतना लंबा छक्का तो नहीं होगा कि कर्वेचर रेलिवेंट हो जाए उसमें धरती का। तो जब मैं इतने छोटे रीजन में सीमित रखता हूं अपने आप को और उसी में सारी फिजिक्स करता हूं तो मेरे लिए धरती एक इनफाइनाइट प्लेन हो जाती है। जब तुम इनिशियल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते थे तो धरती को इनफाइनाइट प्लेन मान के तो चल रहे थे तुम। yes. So basically the current problem or your region of interest determines the level of approximation. Even though the earth is a huge sphere, but if you are only going to play cricket, it is as good as an infinite plane for you, because to the extent that your eye can see, it looks like a flat plane. पर जब तुम्हारी एप्लीकेशन ज्यादा व्यू में आ जाती है, यानी अगर तुम जूम्ड आउट, अब तुम मिसाइल फेंकने वाले हो यहाँ से नॉर्थ कोरिया, तो तुम अर्थ को इनफाइनाइट प्लेन नहीं ट्रीट कर सकते हो। अगर तुम उस हिसाब से अपनी कैलकुलेशंस करोगे और इनिशियल वेलोसिटी और एंगल बैठाओगे तो पता नहीं किस पे जाके गिर जाएगा, क्योंकि मिसाइल का ट्रेजेक्टरी इतना लंबा है कि उसकी पूरी ट्रेजेक्टरी को देख पाने के लिए हमें जूम आउट करना पड़ेगा, और जूम आउट जब कर देंगे तो दिख जाएगा कि धरती गोल है और प्लेन नहीं है। तो लेकिन अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम इतना जूम इन करेंगे कि क्रिकेट का बॉल का ट्रेजेक्टरी दिखे, तो उसमें कर्वेचर खत्म हो जाएगी धरती की और फ्लैट सरफेस दिखे। तो जब तुम उस स्केल पे आ जाते हो, उतना पास आ जाते हो और उतना लोकली देख रहे होते हो कि तुम्हारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट एक लिमिटेड एरिया होता है उसका, तो तुम अप्रोक्सीमेट कर सकते हो कि धरती इनफाइनाइट प्लेन है। यही बात यहाँ पर भी है। तुम अगर दूर से देख रहे हो कि तुम्हें पूरा पाइप बेंड होता हुआ दिख रहा है घर के अराउंड, तो इनफाइनाइट नहीं है। लेकिन अगर तुम लोकली हीट लॉस देख रहे हो कहीं पे बाजू में खड़े होके बिल्कुल पास में, तो तुम्हारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट ही इतना लिमिटेड है कि तुम उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो विद इनफाइनाइट लाइन। तो इनफाइनाइट लाइंस जब फिजिक्स में आते हैं, इनफाइनाइट प्लेन्स जब फिजिक्स में आते हैं,
तो वो ये नहीं मीन कर रहे होते हैं कि हम कोई एक्चुअली इनफाइनाइट लाइन या इनफाइनाइट प्लेन को एनालाइज कर रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि हमने किसी कर्व्ड ऑब्जेक्ट का बहुत क्लोज अप व्यू ले रखा है इस समय। ठीक है, हो सकता है ये ऑब्जेक्ट कर्व्ड हो इन जनरल, लेकिन हम क्योंकि इतना बाजू बैठे हैं उसके, तो हम उसका एक अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट। अच्छा, तो ये तो तुम्हारे हो गए। हाँ ठीक है आर्यमन, होमवर्क वाला क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, उसका कोई इशू नहीं है, बाद में हम डिस्कस कर लेंगे उसको। सिर्फ फॉर्मूला तुम्हें एरिया चेंज करना है। अब जो है हम आ जाते हैं टू अनदर कॉन्सेप्ट। तुम लोगों ने ये थर्मल रेजिस्टेंस तुम लोगों को उस लेक्चर में पढ़ा दिया गया था क्या? Yes, sir. 1 upon thermal conductivity. और नहीं, L अपॉन के ए। नहीं सर, वो सिर्फ बता रहे थे वो, मतलब यस सर पढ़ा दिया था थर्मल रेजिस्टेंस। हाँ ठीक है, तो बस ये थर्मल रेजिस्टेंस में लिख The दिया। resistivity वो मैं बोल रहा था। हाँ सर, thermal resistance भी पढ़ाया था शायद हाँ, सर। रेजिस्टिविटी तो वो होता है 1/कंडक्टिविटी। थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है, यानी एक ब्लॉक या ऑब्जेक्ट है जो कि थर्मली कुछ लेवल पे कंडक्टिंग है, तो उसको तुम एक रेजिस्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो अगर तुम इसको ऐसे लिख दो, और फिर तुम उसको सर्किट डायग्राम की तरह बना सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो 100 का रिजर्वायर है और 0 का रिजर्वायर है, और मान लो यहाँ से एक रॉड लगी हुई है जिसकी लेंथ L है, कंडक्टिविटी K है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और इसके बाजू में एक और रॉड लगी हुई है जिसकी लेंथ तो L ही है, कंडक्टिविटी उसकी K/2 है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 4A है। तो मान लो टोटल हीट फाइंड करनी है, वट एवर करना है, तो इट इज पॉसिबल टू थिंक ऑफ इट एज 100, 0 and a thermal resistance R1 and a thermal resistance R2। जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वैसे थर्मल रेजिस्टेंस होता है, where R1 is L/Ka and R2 is L/K/2 4A, यानी L/2K। और फिर ये पैरेलल में है। पैरेलल में तब होते हैं जब दोनों के एंड्स सेम टेम्परेचर्स के बीच में लगे होते हैं, तो पैरेलल होता है सिस्टम। तो पैरेलल में जो है रेजिस्टेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करते हैं, तो R इक्विवेलेंट जो है वो R1 R2 बाय R1 प्लस R2 होता है। मतलब बेसिकली इन्वर्स करके R इक्विवेलेंट निकालते हो और वो सबके इन्वर्सेस का सम होता है, और भी है तो और भी ऐड कर दो, फिर लास्ट में इन्वर्स कर दो। पैरेलल कनेक्शन का मतलब होता है कि दोनों के उन सारों के अक्रॉस डेल्टा टी सेम है, तब उनको पैरेलल में कहते हैं। जैसे इस रॉड के अक्रॉस भी 100 का डिफरेंस है, इसके अक्रॉस भी 100 का डिफरेंस है, सो दैट्स अ पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन वो होता है जिसमें कि करंट सेम होता है थ्रू। सीरीज का एग्जांपल होगा कि अगर कोई रॉड लगा हुआ है या कोई रेजिस्टर लगा हुआ है, तो उसके बाद अगर दूसरा रेजिस्टर लगा हुआ है और बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि जो भी करंट इसमें से निकलेगा उसके पास ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट टू गो इनटू एक ही पार्ट। हाँ, basically दो resistors R1 R2 are said to be in series if they are connected to each other without any branching in the middle. If there is any branching in the middle, then they are not in series, but if there is no branching in the middle, they are in series। और तब तुम इनको एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हो जिसकी इक्विवेलेंट इन दोनों की सिंपली सम होती है। ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो कि हमारे पास इधर 100 है और इधर मेरे पास एक रॉड है, और फिर जो ये रॉड है ये ऐसे करके 3 और रॉड से कनेक्टेड है, और फिर ये तीनों जो है इधर 0 डिग्री पे अटैच्ड है।
इसकी कंडक्टिविटी K1 है, इसकी K2 है, इसकी K3 है, इसकी K3 है. L and A of all rods are same. L equals to 1, A equals to 2. K1 is 100, K2 is 200, K3 is 50. Find total heat current from 100 to 0. बताओ इसका आंसर सॉल्व करके. सौरभ बोल रही है thermal resistance applicable for a perfectly insulated system. How do you mean that? Do you mean to say कि क्या एक perfect insulator की कोई thermal resistance होगी? Is that the question? हाँ, उसकी resistance infinite होगी, क्योंकि perfect insulator की conductivity 0 होगी और conductivity नीचे आती है R में. यहाँ मैं लिख देता हूँ R thermal का formula L by K. Obviously reality में कोई perfect insulator होता नहीं, इसलिए reality में infinite resistance भी कुछ नहीं होती, और ना ही perfect conductor होता है कि जिसकी infinite conductivity हो यानी 0 resistance हो. So ना perfect conductor होता है ना perfect insulator होता है. So that's K2, K3 and K3, right? हाँ, K2, K3, K3 है. K2, K3, K3, हाँ. तुम लोगों को कुछ आवाज तो नहीं आ रहा है? सर कौवे की आवाज आ रही है. तो थोड़ा आवाज आ रहा है बट इतना ज्यादा नहीं है. ठीक है. नहीं कोई ड्रिलिंग व्रिलिंग का तो नहीं नॉइज आ रहा है? अभी थोड़ा नहीं चला सर, बस कौवे. ठीक है. सुबह से ये लोग कर रहे हैं, टाइल काट रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं. सर आंसर भेजा. आंसर रुको, मुझे भी नहीं पता, एक सेकंड लो. सर बहुत गंदी वैल्यू आ रही है. तो नहीं 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 अच्छी वैल्यू है. सर ध्रुवल को हर सम में गंदी वैल्यू आती है. हाँ, ऐसा मुझे भी लगता है. सर हमें आर इक्विवेलेंट निकालना था कि हीट करंट. हाँ,
ठीक है, प्रेक्षा करेक्ट है, निशित करेक्ट है, रोहन गलत है, गोपाल गलत है, आर्यमान गलत है, कैरव गलत है, दिव्यांश गलत है, आरा गलत गलत है, जोवान करेक्ट है, आदित्य गलत है। केवल अभी प्रेक्षा और निश्चित का करेक्ट। सर फ्रैक्शन में आंसर कैसे मतलब इंटीजर है? इंटीजर इंटीजर है। जोवान इंटीजर हाँ। नहीं है। इंटीजर है। जोवान करेक्ट है, सिद्धार्थ केदी करेक्ट है। सर गोपाल को यकीन ही नहीं हो रहा उसका आंसर रॉन्ग है। हाँ साहिल सर। गलत है। सर पता नहीं क्या स्टूपिड मिस्टेक हो रहा है सर, आर इक्विवेलेंट निकाल दिया फिर। और आप आर इक्विवेलेंट चेक कर सकते हो क्या? वो भेजा था आपको, भेजा भेजो, आपको। फिर से भेज दे एक बार। आदित्य गलत है। अच्छा अभी भेजा ना तूने? हाँ सर। नहीं गलत है ये। गलत है? ओह। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। तुमने ये भेजा है ना मुझे? नहीं सही है, यही है। सर आर्यमान, आर्यमान तुम्हारा भी आर इक्विवेलेंट सही है। और और तो हमारा फाइनल आंसर भी सही हो जाएगा ना फिर? हाँ अगर ये पहले नहीं आया था। आदित्य तुम्हारा भी आर इक्विवेलेंट सही है। अच्छा आदित्य तूने आर इक्विवेलेंट ही भेजा था पहले, जिसको मैंने हाँ गलत ये सर वही। और करंट हाँ। का फॉर्मूला इज दिस व्हाट यू कॉल हाँ डेल्टा टी बाय आर। डेल्टा। डेल्टा टी बाय आर इक्विवेलेंट, जैसे ओम्स लॉ होता है, जैसे ओम्स लॉ G होता is है। equal to IR. हाँ करेक्ट। डेल्टा टी इज लाइक डेल्टा वी। करंट इज करंट। डेल्टा टी इन थर्मल फिजिक्स इज अच्छा लाइक अच्छा ठीक है सर, समझा। सर मैं वो के वाला फॉर्मूला यूज कर रहा था, डेल्टा टी। नहीं। तो अब तुमने जब आर इक्विवेलेंट निकाल लिया है, अच्छा मैंने ये नहीं बोला ना यहाँ पर। हाँ सर आर वो। इक्विवेलेंट का मोटिवेशन ये है। कार्तिक करेक्ट आंसर, आदित्य करेक्ट आंसर है, श्लोक करेक्ट आंसर है। आर इक्विवेलेंट का लॉजिक ये है, उसका फायदा ये है, देखो ओरिजिनल इक्वेशन तो तुम्हारा ये था के ए डेल्टा टी बाय एल। ठीक है, फिर क्या किया कि हमने इसको ऐसे रीराइट कर लिया कि डेल्टा टी ऊपर छोड़ दिया और नीचे एल बाय के ए ले आए। ठीक है, कृतिका करेक्ट आंसर है, आगम करेक्ट आंसर है, गोपाल अभी करेक्ट। ये करने का ये फायदा हो गया कि ये ओम्स लॉ जैसा हो गया। ठीक है, ऊपर में कोई डिफरेंस है ऑफ सम वैल्यू जिस जो ड्राइव कर रहा है करंट को, और नीचे में वो ऑब्स्ट्रक्शन है करंट के लिए। इलेक्ट्रिसिटी का ओम्स लॉ भी तो ऐसे होता है, करंट होता है, ऊपर पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चलती है, थर्मल करंट टेम्परेचर डिफरेंस के कारण चलती है। तो ओम्स लॉ में नीचे रेजिस्टेंस होती है, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है, जो ऑब्स्ट्रक्ट करती है करंट को। जितना ज्यादा वो होता है उतना कम करंट आता है फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस एनालॉजी से बाय कंपैरिजन विद द इलेक्ट्रिकल ओम्स लॉ वी सेड ओके देन दिस क्वांटिटी इन द डिनोमिनेटर मस्ट बी प्लेइंग द रोल ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, क्योंकि अदरवाइज फॉर्म में तो बिल्कुल सेम इक्वेशंस हैं। सर आंसर नेगेटिव आना चाहिए ना? नहीं वो नेगेटिव तो डायरेक्शनैलिटी का था, जो फॉर्मूला में लिखा होता है पहले से। दिव्यांश करेक्ट है, उसको ओके तुम वैल्यू में फॉर्मूला में माइनस डेल्टा टी होगा ना, क्योंकि डेल्टा फाइनल माइनस इनिशियल। करेक्ट। सर आप लास्ट पार्ट बोल सकते हो, फॉर्मूला में क्या है? वो माइनस जो है, देखो माइनस जो है, अब तुम करंट का मैग्नीट्यूड बता रहे हो तो वो उसका कोई मीनिंग नहीं है कि माइनस या प्लस है। तुम्हें पता है कि हॉटर से कोल्डर जा रहा है, बस उतना ही काफी है। हाँ सर। है ना? यस सर। माइनस तो वो डेल्टा टी को करेक्ट करता है। जब तुम फॉर्मली लिखते हो कि डेल्टा टी का मतलब टी ऑन दिस साइड माइनस टी ऑन दिस साइड, तो ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट कर रहा होता ओके सर। है। If you know the सर magnitude- मैंने भी आर इक्विवेलेंट निकाल दिया। हाँ ठीक है, आर इक्विवेलेंट अगर निकाल दिया। अंशु करेक्ट आंसर है, पलाश राउत करेक्ट है, आर्यमान कोठारी करेक्ट है, ध्रुविल करेक्ट है, ध्रुव करेक्ट है, कैरव करेक्ट है, दिव्यांश करेक्ट है। ठीक है सर इसलिए गंदी वैल्यू आ रही थी। तो अब इसमें तुम ऐसे देख लो इसको कि अगर हम बोले
जो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी वाला है वो सबसे कम रेजिस्टेंस वाला होगा। यस सर। अगर मैं बोलूं कि भाई लेट L by K2A be R, तो L by K1A 2R होगा। अग्रीड? यस और L by K3A 4R होगा। अग्रीड? हाँ और तुम सर। ये देख सकते हो Yes. कि ये ऐसे लगा हुआ है और उसके बाद ये तीनों आपस में पैरेलल में है, क्योंकि तीनों के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, जो भी यहाँ पे टेम्परेचर। और फिर जो है वो इसके साथ सीरीज में है, क्योंकि जब ये तुम कोलैप्स करके एक सिंगल रेजिस्टर बना दोगे तो इसमें से जो भी करंट आएगा वो उसी में जाता होगा। वैसे अलग अलग तीनों में जा रहा है, लेकिन जब कॉम्बिनेशन में एक बना दोगे तो मेरा प्रॉब्लम ये हो गया कि 100 है, फिर मेरे पास लगा हुआ है R2 सॉरी 2R, ये फिर मेरे पास यहाँ पे लगा है R 4R और 4R, और फिर 0 से कनेक्टेड है सब। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हुए जाएंगे। पहले R 4R 4R जो है उसको हम कोलैप्स कर लेते हैं, तो 100 2R, R 4R 4R का अगर R इक्विवेलेंट निकालना होगा तो 1/R प्लस 1/4R प्लस 1/4R, यानी 4R 4 प्लस 1 प्लस 1 यानी 6/4R यानी 3/2R। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2R/3। तो अब इसको रिप्लेस कर दो यहाँ से विद अ सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ 2R/3 और ये 0 हो गया। बराबर? अब ये दोनों सीरीज और में ये है, series है। अरे हाँ तो डायरेक्टली ये हो गया यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टर ऑफ 8R/3। ऐड ही तो करना है इनको। तो यस therefore टोटल करंट जो है वो हो गया टोटल टेम्परेचर डिफरेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस, 100 माइनस 0 बाय 8R/3 यानी कि 300/8R यानी कि 150/4 75/2R। लेकिन R क्या था? R था L/K, किसको बोला था हमने? L/K2A को बोला था R। L1 है, K2 200 है और A 2 है, तो L/K2A जो है 1/400 है R की वैल्यू। तो 75/2 इंटू 1/400 ये हो जाएगा 15,000। अब इसमें इंटरमीडिएट चीजें भी तुम फाइंड कर सकते हो। वंस यू नो हाउ टू डू दिस यू कैन आल्सो फाइंड अदर थिंग्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से ए पार्ट तो ये था कि फाइंड टोटल हीट करंट, बी पार्ट मान लो ये है फाइंड द हीट करंट इन द K2 रॉड। कौन सा? ये वाला। अगर मैं बोलूं फाइंड द हीट करंट इन द K1 रॉड तो उसका आंसर तो वही है जो टोटल करंट है। अग्रीड? हाँ नो ब्रांच। क्योंकि इधर तो कुछ नहीं है, तो टोटल ही करंट है जो इधर से जा रहा है। लेकिन जब टोटल करंट यहाँ जंक्शन पे पहुंचता है, ये जंक्शन पे, तो वो 3 वेज स्प्लिट हो जाता है। और 3 वेज वो इस तरीके से स्प्लिट होता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ रेजिस्टेंस में स्प्लिट होता है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ कंडक्टिविटी में स्प्लिट होता है, गिवन दैट L और A बराबर है। यानी अगर एक करंट एक जगह पहुंचता है जहां से उसके पास 3 रास्ते हैं, एक रास्ता R रेजिस्टेंस का है और बाकी 2 रास्ते उससे 4 टाइम्स हार्डर टू गो हैं, तो वो पहले कैसे बटेगा? तीन पीसेस में। अगर उसका वैल्यू I है तो हाउ मच ऑफ I गोज फ्रॉम द टॉप पाथ, हाउ मच ऑफ I डू यू फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि नीचे के दोनों रास्तों में से इक्वल करंट जाएगी? Yes, sir. यस क्योंकि वो आइडेंटिकली डिफिकल्ट है या आइडेंटिकली इजी है। तो 4R में से सेम करंट जाएगा और R में से कुछ और करंट जाएगा। क्या ये भी करेक्ट है कि R में से 4R का 4 टाइम्स करंट जाएगा? Yes, sir. ये बात समझ रहे हो तुम लोग कि जितना 4R में जाएगा उसका 4 टाइम्स R में से जाता होगा। यस तो टोटल कितना करंट हो गया? 6 पीसेस ऑफ करंट हो गया। हाँ सर। अगर मैं बोलूं कि टोटल करंट जो आया यहाँ पर जो हम निकाल चुके हैं उसकी वैल्यू 15,000, मान लो 15,000 जो है
6 टुकड़ों में बढ़ गया, 6 इक्वल पीसेस में बढ़ गया। 6 मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें और इसमें सेम जाएगा और इसमें इनमें से किसी का भी 4 टाइम्स जाएगा। तो 4 पीसेस ऑफ करंट इधर से जाएंगे और 1 पीस ऑफ करंट इधर से जाएगा और 1 पीस ऑफ करंट इधर से जाएगा। समझ गए तुमने? Yes, sir. Yes. Yes, sir. आई इसमें से गया, आई इसमें से गया और 4i इसमें से गया, तो टोटल कितना गया? 6i। और 6i किसके बराबर है? 15,000 के। तो आई मिल गया मेरे को कि यहाँ से जो है आई करंट आया, आई टोटल। फिर उसके पास 3 रास्ते हुए, तो मैं कह रहा हूँ कि इधर आई गया। सर इधर आपकी आवाज हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं sir. sir. नहीं सर, ठीक है, ठीक। ठीक है, तो देयरफॉर 6i जो है वो आई टोटल हो गया। तो आई जो है वो आई टोटल बाय 6 हो गया, यानी 15,000 बाय 6, 2500. यानी 5,000 बाय 2, 2500। सही बात है। तो यहाँ से 2500 जाएगा, यहाँ से 2500 जाएगा और यहाँ से 10,000 जाएगा। देयरफॉर करंट इन, They proportionality to be Ohm's law. हाँ बिल्कुल सेम चीज है। K2 रॉड इज 4i यानी कि 10,000। तो 10,000 वॉट जो है तुम्हारा ऊपर से जा रहा है और 2,500 बीच में से और नीचे से जा रहा है, मतलब 15,000 आता है। उसका 10,000 उधर से जाता है, 2,500 इधर से, 2,500 इधर से, फिर वो आगे जाके फिर मिलते हैं 15,000 और चले जाते हैं। एक तो ये चीज हो गई। अब मान लो ये चीज पूछा जाए तुमसे, ये वाला पार्ट तुम लोग सॉल्व करके बताओ मेरे को, सी पार्ट, कि फाइंड द टेम्परेचर एट द जंक्शन। कौन सा जंक्शन? यही वाला ना अपना, ये जंक्शन जो है 100 और 0 के बीच में ही आएगा ना आंसर इसका। यस तुम्हें फाइंड करना है वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। बाकी सब तुम फाइंड कर चुके हो, तो अब उसको अप्लाई करके बताओ कि जंक्शन का टेम्परेचर कितना आ रहा है। ट्राई करो, आंसर चैट पे लिख देना। सर इसमें वो किरचॉफ जंक्शन लॉ लगेगा क्या? हाँ वो लगा सकते हो, वो ऑलरेडी लग चुका है एक तरीके से, कि जब तुमने बोली दिया 10,000, 2,500, 2,500, तो वो फाइंड कर ले. हाँ अब तो डायरेक्टली तुम इधर करके कर सकते हो या ऐसे करके कर सकते हो। टेक एनी रॉड। सर फर्स्ट वाला वो 100 से डॉट तक वो इजी पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन प्रेक्षा देख लो। आदित्य करेक्ट आंसर है, कैरव करेक्ट आंसर है, सिद्धार्थ की नहीं करेक्ट आंसर है। सर इसमें वो दूसरा रेजिस्टर भी है क्या कि बस? हाँ सारे ही हैं, वही सेम प्रॉब्लम। आगम करेक्ट आंसर है। निश्चित करेक्ट आंसर है, प्रणय कार्तिक करेक्ट आंसर है, ध्रुविल गलत है।
प्रेक्षा करेक्ट है, रोहन करेक्ट है, प्रथम गलत है, पलाश करेक्ट है, सर गार्गी आप गलत एक बार के की सारी वैल्यूज लिख सकते हो वापस, मैं कुछ मिस्टेक कर। कार्तिक गलत है, चौहान करेक्ट है, सर एक मिनट प्रीवियस पेज दिया correct है। जो था इसके पहले। ये देखना है, ये 6 पेज। अंशु गलत है। तो करंट के क्या वैल्यूज आए थे उसके थ्रू? हाँ सर वही। करंट का वैल्यू था, इधर से टोटल था 15,000 और फिर था 10,000, 2,500, 2,500, सर इंग्लिश 10,000, 15,000, 10,000, 2,500, 2,500। 6 पेज अगर तुमको चाहिए तो अंशु गलत है, साहिल दानू का करेक्ट है। So at that junction, we have to add and subtract all the heat currents. Like, नहीं, for finding the temperature of the junction, you don't need to do any current at junction thing. You need to do current in rod. Current at junction thing तब करना होता है जब करंट ही निकालने होते हैं। कार्तिक गलत है, हुसैन करेक्ट। तुम केवल पहला वाला रॉड का स्टोरी कंसिडर करो कि भाई उसमें इतना करंट है, तुम्हें पता है, उसके रेजिस्टेंस तुम्हें पता है, तो कितना टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए उसका, उसी से आ जाएगा। so आप solve कर सकते हो। ठीक है, कर देता हूँ। तो आंसर क्या है? 25 है क्या? हाँ, सर एक ही सेकंड। कर दो solve। हाँ सर हो गया शायद से करेक्ट। ठीक है। तो जब जंक्शन का टेम्परेचर निकालना होता है तो ये देखना होता है कि उस जंक्शन पे आता हुआ या उधर से जाता हुआ कोई रॉड का अगर हमको करंट पता है और उस रॉड के दूसरे एंड का टेम्परेचर पता है। अब तुम्हें पता है कि देखो इसमें 15,000 करंट चल रही है, वैसे उधर से भी कर सकते हैं मगर किधर से भी कर लो। मान लो जंक्शन का टेम्परेचर T है, तो आप केवल इस रॉड को आइसोलेशन में कंसिडर करो। इधर T है जो पता करना है, इधर 100 है जो पता है, करंट पता है 15,000 और इसकी रेजिस्टेंस पता है कितनी थी, 1/200, राइट, L/K1A। तो हो गया I इक्वल्स टू डेल्टा T बाई R। I है इसमें 15,000, डेल्टा T है 100 माइनस T, रेजिस्टेंस है 1/200, इससे T आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ सर 100 ये है, यहाँ क्या चीज? So R 1/150 है ना? नहीं, R वो तो पूरे का है। अच्छा, अरे, okay, so you've only considered पूरे का सर टोटल पूरे रेजिस्टेंस ले T- लेगा तो पूरे का टोटल टेम्परेचर डिफरेंस लेगा और पूरे का ही टोटल करंट लेगा। लेकिन तुम्हें तो यहाँ टेम्परेचर निकालना है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस अगर ले लोगे तो वो तो गायब हो जाएगा, अंदर कोलैप्स हो गया, वो खत्म हो गया। मैं तो केवल इतना ही रॉड ले रहा हूँ, ये वाला। Every piece of the circuit is a circuit in itself, right? So if I forget the rest of it,
then it is also true that this is a rod with 100 on one side, some temperature on the other side, of a resistance 1/200 and conducting 15,000 units of heat. समझा sir. The same equation is true for that also. समझा ये? सबको समझा? क्लियर हो गया? Yes sir. हाँ सर। तो जंक्शन का जब टेम्परेचर निकालना होता है तो ब्रेक कर लिया करो ताकि वो जंक्शन एक एंड बन जाए और दूसरा जो भी एंड हो। अब देखो जंक्शन मल्टीपल भी हो सकते हैं। ये तब है जब करंट पता है हमको, इसमें हमें पहले से करंट पता चल गए थे। ऐसी प्रॉब्लम हाँ। हो सकती है जिसमें अभी करंट नहीं पता है और जंक्शन के टेम्परेचर भी नहीं पता है। ठीक है, सर तो वो वो किरचॉफ लॉ था सर ने हाँ वो वाला लॉ लगाते हो तो उससे तुम जंक्शन का टेम्परेचर निकाल सकते हो और फिर करंट भी निकाल सकते हो। तो उसका एक एग्जांपल ट्राई कर लो। मान लो इधर 100 डिग्रीज है, इधर 0 डिग्री है। यहाँ पे जो है एक रॉड लगी है और यहाँ पे भी एक रॉड लगी है, 5 रॉड है इन टोटल। ठीक है, ए बी बी सी बी डी डी ई एंड डी एफ। फाइव रॉड्स हैं आइडेंटिकल इन लेंथ एंड एरिया, बट कंडक्टिविटी में ए बी और बी सी रॉड 50-50 कंडक्टिविटी के और बाकी तीन बी डी डी ई और डी एफ 100 के हैं। अच्छा, और इसमें 100 और 0 तो है ही, और ये भी रेजर्वॉयर है। जहां जहां मैं ब्लैक डॉट लगा रहा हूँ वो रेजर्वॉयर है। So junctions, you mean junction B and junction D, right? हाँ करेक्ट, जंक्शन बी एंड जंक्शन डी। सी पे जो है 60 डिग्रीज टेम्परेचर है और ई पे 40 डिग्रीज टेम्परेचर, 20 डिग्रीज टेम्परेचर। चार चार रेजर्वॉयर है इस प्रॉब्लम में। So correlating with electricity, these are like voltages, like potential Correct, yes, difference. they are like voltages. Okay, sir. So can you specify what are the other three? The other three rods are rods BC, BD, DF, and ED, right? Correct, yes.
रुको मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ रोहन एक second। So, हाँ so initially when we are finding total current over there, BC and ED, will they also play a role? हाँ यस ऑफ कोर्स। पर इधर रिजर्वायर टू रिजर्वायर निकालना पड़ेगा ना टोटल करंट के लिए, तो प्रॉब्लम है लाइक ब्रांच। टोटल करंट इसमें निकालना पेनफुल है, इसीलिए इसमें तुम्हें डायरेक्टली जंक्शन पे सॉल्व करना बेटर है। सर बी हाँ का आप सर चेक वही। कर सकते हो। क्या चीज? सर सुना नहीं आपने क्या? मैं कह रहा हूँ कि इस टाइप के प्रॉब्लम में टोटल करंट निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सीरीज पैरेलल में नहीं है, ओके तो इसलिए तुम्हें डायरेक्टली जंक्शन पे इक्वेशन लिखनी पड़ती है। हाँ सर, मैंने आपको भेजा, चेक कर सकते। हाँ एक सेकंड रुक जाओ। सर ई 20 डिग्री सेल्सियस पे है ना? E20 डिग्रीज पे है। So, लेकिन for junction B, how do we what temperature do we take for like the तो फाइंड करना है ना। B और D दोनों अननोन है, तो दो इक्वेशन तुम्हें बनाने पड़ेंगे। जंक्शन लॉ तुमने सीखा है ना, तो दो जगह लगाना है उसको, B और D दोनों पे। सर मतलब बस बहुत ब्रीफ में बोला था, बस वो फॉर्मूला दिया था। हाँ सर, मतलब एक या मैक्स दो प्रॉब्लम्स किए थे छोटे छोटे ये सर आप। समझ सर, छोटा वाला। अच्छा देखो, जंक्शन लॉ में ये लॉजिक होती है, पहले तो इनके RRR लिख लो सारे, ठीक है, जैसे मैंने पीछे लिखा था, या नहीं भी लिखोगे L/K लिख लोगे, कोई बात नहीं, बराबर। सर एल बाई के इजी पड़ेगा क्योंकि कट भी रहा है। हाँ ठीक है, तो सबका तुमने L/K निकाल लिया। अब जंक्शन पे ये करना होता है कि जंक्शन पे जो करंट आ रही होती है उसका अलजेब्रिक सम इक्वल टू 0 करना होता है, ये है जंक्शन लॉ। अब जरूरी नहीं है कि जंक्शन पे सारे करंट आ रहे हो, देखो किसी सिचुएशन में मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, फिर तुम इसको इस पे लगा लेना। मान लो कि एक 100 का रिजर्वायर है और 3 रॉड का एग्जांपल ले लो जिसमें एक जंक्शन है, ठीक है, यहाँ 60 है और यहाँ 0 डिग्री, और मान लो कि इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, और ये जंक्शन का टेम्परेचर फाइंड करना है। ठीक, अब पहली चीज ये है कि अगर जंक्शन का टेम्परेचर, मान लो, अभी तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया है, लेकिन जंक्शन का टेम्परेचर की कुछ पॉसिबिलिटीज है। मान लो कि जंक्शन का टेम्परेचर जो है वो 6, ये तो बात क्लियर है कि जंक्शन का टेम्परेचर 100 से ज्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता। Yes. यस सर। अब जंक्शन का टेम्परेचर 60 से ज्यादा और कम तो हो सकता है। Yes. अगर जंक्शन का टेम्परेचर 60 से कम है तो ये वाले रॉड में ऐसे करंट जारी होगी और ये वाले रॉड में भी ऐसे करंट जारी होगी, और फिर वो दोनों करंट यहाँ पहुंच के ऐड होते होंगे और फिर ऐसे जाते होंगे। तो मतलब कि अगर T जो है लेस देन 60 हुआ तो हमारा सिचुएशन बेसिकली ये है। You understand what this drawing is supposed to mean? यस सर। Yes, sir. लेकिन हमारा जंक्शन टेम्परेचर अगर 60 से ज्यादा हुआ, अभी हमें पता तो है नहीं, तो इस रॉड में तो ऐसे करंट चल रही होगी, मान लो 80 पे, इधर से तो इधर जाएगा लेकिन फिर वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो फिर सिचुएशन कुछ अलग है। समझ गए तुम लोग? Yes. यस सर। तो अगर मैं बोलूं कि भाई ये मेरा A है, जंक्शन B है, ये C है और ये D है, अब क्योंकि पता नहीं है तो केसेस लेने पड़ सकते हैं ना। तुम सोचोगे कि क्योंकि पता नहीं पहले से तो केस लेने पड़ेंगे, टर्न्स आउट केस नहीं लेने पड़ेंगे, वो मैं बताता हूँ कैसे। अगर तुम ये मान के चल रहे हो तो तुम लिखोगे कि भाई IAB
प्लस आई सी बी इक्वल्स टू आई बी डी, सही? Yes, sir. आई ए टू बी Yes. प्लस आई सी टू बी इक्वल्स टू आई बी टू डी। अगर तुम ये केस लेके चल रहे हो तो तुम जंक्शन पे करंट लॉ लिखोगे कि आई ए बी is the one that becomes IPC and IBD, सही है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. लेकिन एक्चुअली तुम इसको लिखो ना ऐसे ना ऐसे, मतलब तुम ना ये सोचो कि करंट ऐसे ऐसे आके ऐसे जा रहा है या ऐसे आके दो में डिवाइड हो रहा है, तुम ऐसे लिखो जो कि एक्चुअली अनरियल है लेकिन सबसे कन्वीनियंट वही है। तुम ऐसे लिखो एज इफ इधर से भी करंट इधर आ रही है, इधर से भी करंट इधर आ रही है और इधर से भी करंट इधर आ रही है। आई नो कि इधर से करंट इधर नहीं आ रही है, लेकिन तुम लिखो ऐसे, यानी तुम एक्चुअली ये लिखो कि आई ए बी प्लस आई सी बी प्लस आई डी बी इक्वल टू 0। If you look closely, these two are the same equation as this. अगर तुम ये आई बी डी को इधर ले जाओगे तो वो माइनस आई बी डी हो जाएगा, माइनस आई बी डी को मैं प्लस आई डी भी लिख सकता हूँ, यही क्वेश्चन है। इसमें अगर तुम इसको इधर ले जाओगे तो ये प्लस आई सी बी हो जाएगा और इसको ले जाओगे तो ये प्लस आई डी बी हो जाएगा, तो ये भी यही क्वेश्चन है। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग टू वरी अबाउट कि कौन सा करंट जा रहा है और वो दो में कैसे स्प्लिट हो रहा है, तुम ऐसे लिखते हो एज इफ जंक्शन पे सब तरफ से करंट आ रही है। आई नो कि वो करेक्ट नहीं है, बट मैथमेटिक्स ऐसा है कि उसमें से जो गलत है वो खुद अपने आप नेगेटिव साइन ले लेता है। तुम्हें नहीं सोचना पड़ता कि टी 60 से ज्यादा है, किसी से कम है। इसको हम बोलते हैं जंक्शन लॉ या करंट लॉ, जिसका स्टेटमेंट ये होता है कि अलजेब्राइक सम मतलब विद द प्रॉपर साइन, अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट्स arriving at a junction is 0। ये है तुम्हारा करंट लॉ। ये तुम्हें लगाना होता है जंक्शन पे, जितने जंक्शन है उतनी बार इसको लिखना पड़ता है, हर जंक्शन पे एक बार, और इसी से तुम्हें टेम्परेचर आ जाता है उस इक्वेशन में। जैसे इस केस के लिए तुम कैसे लिखोगे, तुम लिखोगे करंट अराइविंग फ्रॉम ए टू बी, कैसे लिखोगे तुम 100 माइनस टी बाई R1, सही है? Yes. करंट अराइविंग फ्रॉम सी तुम कैसे लिखोगे 60 माइनस टी बाई R2, और करंट अराइविंग फ्रॉम 0 कैसे लिखोगे 0 माइनस टी बाई R3। बस हो गया, टी सॉल्व हो जाएगा। समझा? यही चीज जो है यहाँ करना है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि दो जंक्शन है, दोनों टेम्परेचर्स नहीं पता है, तो एक को टीबी ले लो, एक को टीडी ले लो। एक बार जंक्शन लो, यहाँ लिखो अराइविंग 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 इक्वल टू 0। इस वाले में टीडी भी आ जाएगा टीबी के साथ, तो एक इक्वेशन आ जाएगी टीबी टीडी में, और फिर यहाँ पे लिखो अराइविंग 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 इक्वल टू 0, तो दो इक्वेशन बन जाएंगी टीबी और टीडी में, दोनों सॉल्व कर लो, टीबी टीडी मिल जाएंगे। और ये कितने भी नंबर ऑफ जंक्शंस पे लगाया जा सकता है। ये इनफैक्ट ऐसे प्रॉब्लम्स में भी लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम्स जिनमें कुछ सीरीज और पैरेलल में वो ज्यादा सिंपल है, अगर तुम उनको सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले लगा के कोलैप्स कर लो। टेक्निकली तो यही जनरल तरीका है। तुम यहाँ पर भी लिख सकते थे कि करंट अराइविंग फ्रॉम हेयर प्लस करंट अराइविंग फ्रॉम हेयर प्लस करंट अराइविंग फ्रॉम हेयर प्लस अराइविंग फ्रॉम हेयर इक्वल टू 0, तो उससे भी तुम्हें T25 आ जाता। जैसे ही T25 आ जाता तो हर रॉड का अपना अपना करंट भी मिल जाता, क्योंकि उसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस मिल जाता। सर एक डाउट था, हाँ तो जो बीडी रॉड है सर, वो मतलब वो समझ नहीं आ रहा कौन सी तरफ कर रहा है जब वो अलजेब्रिक सम हाँ, कर रहा है। वही मैं दो कह रहा हूँ, अलग क्योंकि इसको वही इसीलिए इसको सोचने की जरूरत है। That is why this way of writing it saves you from having to wonder कि किसी पर्टिकुलर रॉड जिसके दोनों तरफ का टेम्परेचर नहीं पता है, या जिसके एक तरफ का टेम्परेचर नहीं पता है और पता नहीं कि दूसरे वाले टेम्परेचर से ज्यादा है या कम, उसमें करंट किस तरफ चल रही है, दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय दिस वे ऑफ राइटिंग इट। ऑल पॉसिबिलिटीज आर कवर्ड। तुम देख रहे हो कि सब में सेकेंड सबस्क्रिप्ट बी है, यानी बेसिकली मैंने मान लिया है कि सब करंट बी पे आ रहा है। वैसा रियलिटी में नहीं है, लेकिन ऐसा लिखने से खुद ही वो एडजस्ट हो जाता है कि जो सा करंट नहीं आ रहा होता है बी पे बल्कि बी से जा रहा होता है, वो खुद ही माइनस साइन का आ जाता है, उससे हमें पता चल जाता है कि भाई ये हो रहा है। तुम्हें नहीं सोचना है किसी भी प्रॉब्लम में कि करंट इधर से उधर जा रही है, उधर से इधर जा रही है, बी डी से ज्यादा है या बी डी से कम है। तुम केस बाय केस
ऐसे तो इंसान केस ही लेता रह जाएगा, तुम बोलोगे पहले कि अच्छा, और इसमें तो मल्टीफेरियस केसेस है भाई, कि चलो पहले एक पॉसिबिलिटी कि बी डी से ज्यादा है। वैसे तो देखो जनरली स्पीकिंग कोई भी कह सकता है कि बी डी से ज्यादा ही होगा। हॉटर रीजन इस तरफ है सर्किट के, कोल्डर रीजन उस तरफ है, तो बी डी से ठंडा तो नहीं हो सकता। एटलीस्ट इतना तो रीजनेबल इंसान हो ही सकता है कि बोलेगा कि बी डी से ज्यादा। लेकिन अब पंगा ये कि क्या बी 60 से ज्यादा है 60 से कम है, कि वही चीज है कि करंट इधर आके ऐसे जा रही है और फिर उधर आके ऐसे जा रही है, दोनों जगह से करंट आके मर्ज होकर उधर जा रही है। फिर उधर भी ये मसला है कि उधर आता हुआ करंट दो में स्प्लिट हो रहा है, या इधर का करंट आ रहा है और उधर से करंट आके, तो इसमें तो बहुत पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। जब एक जंक्शन में ही दो बन गई तो दो जंक्शन में तो 5-6 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, तो सबके लिए थोड़ी तुम केस बाय केस लोगे, इसलिए तुम्हें करना ही नहीं है, तुम्हें बस इक्वेशन लिखनी है। जैसे इस केस में मैं लिख देता हूँ, इसी प्रॉब्लम को मैं बता देता हूँ कुछ। सर इसमें वो T1 T2 में साइमल्टेनियस इक्वेशन आएगा ना? करेक्ट। तो लेट्स से कि मेरा जो सर्किट है, सर वरना हम लोग होमवर्क करके आए, मतलब एक क्वेश्चन हाँ हम कर लेंगे। हाँ ठीक है, तो ट्राई कर लेना इसको। सर और इसमें नोड एनालिसिस नहीं कर सकते ना? नोड एनालिसिस कर सकते हैं इसमें, लेकिन वो जरूरत नहीं है। जंक्शन लॉ लगाने से ही तुम्हें मिल जाते हैं टेम्परेचर्स, और फिर तुम जो है लिख पाते हो। नोड एनालिसिस जो है वो वैसे तो इधर भी वैलिड होता है एक तरीके से इनडायरेक्टली, लेकिन हाँ, ज्यादातर क्योंकि सर्किट्स, वो क्योंकि वही है कि मैं वैसे सोच रहा था नोड एनालिसिस से, वैसे तो आ गया लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ नहीं नहीं लग जाता है, नोड एनालिसिस भी लग जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि ये तो ट्रू है कि अगर तुम क्लोज पाथ में घूम के आओ तो तुम्हारा वापस टेम्परेचर वही होगा जितना था, तो वो तो उधर भी ट्रू है पोटेंशियल के लिए, इधर भी ट्रू है टेम्परेचर के लिए। लेकिन जनरली स्पीकिंग क्या है कि एम्फेसिस थोड़ा अलग अलग है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स काफी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स काफी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ये तो एक थर्मल सर्किट है जो कि काफी सिंपल है, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थर्मल सर्किट्स हम बना नहीं सकते। थर्मल सर्किट जो है, अगर तुम ज्यादा, इलेक्ट्रिकल सर्किट कितना कॉम्प्लेक्स बन सकता है, कंप्यूटर का जो माइक्रोचिप है वो इतना सा होता है, और उसके ऊपर पूरा कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेड होता है। यानी कंप्यूटर जो कुछ कर सकता है वो सारा का सारा एक नाखून के ऊपर फिट हो सकता है, इतना डेंसली पैक किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। तुमने मदरबोर्ड भी देखा होगा, चिप तो नहीं देख सकते हो तुम, लेकिन मदरबोर्ड तो देखा ही होगा। मदरबोर्ड पे जो सर्किट है वो बेसिकली, उसमें वायर्स लिटरली ऐसे 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 होते हैं एक दूसरे के बाजू में, राइट, ऐसे ऐसे करके। There are different circuits and the wires are right next to each other. The reason you are able to make such a dense electrical circuit is because electricity doesn't leak out that easily. ये तो वायर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, और जो बाकी प्लास्टिक है मदरबोर्ड का वो इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो एडवांटेज हमें मिला है, इसीलिए हमारा इलेक्ट्रिकल साइंस जो है वो इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत माइक्रो स्केल पे और बहुत प्रिसाइज लेवल पे पहुंच चुका है। लेकिन हमारा थर्मल साइंस जो है मैक्रो और क्रूड ही है। इसमें हमारी हमारी लिमिटेशन नहीं है कि हम नहीं इतने क्लेवर हैं कि कर पाते उसको, ये नेचर का ही लिमिटेशन है कि इलेक्ट्रिकल डोमेन में जब तुम बात करते हो तो जो गुड कंडक्टर होता है और जो पुअर कंडक्टर होता है उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। A good conductor of electricity and a poor conductor of electricity are very different in their relative conductivities. तो मीनिंग टू से कि अगर तुम्हारे पास एक चंक ऑफ सिलिकॉन है और उसमें तुम अगर एक सिल्वर वायर का एक ऐसे रास्ता बना देते हो जो काफी कॉम्प्लेक्स है और मे बी अपने पास से ही गुजरता है, बाजू से ही होके, और फिर कहीं और से निकलता है, तो अगर इधर से चार्ज एंटर होगा तो वो सीधे सीधे मेटल को फॉलो करता हुआ, इवन दो वो अपने बाजू में से भी निकल रहा होगा तो भी वो बीच में सिलिकॉन है तो उसमें जाएगा नहीं। देखो नेचर में तो अगर रास्ता है तो जा सकते हैं, और हर चीज रास्ता ही है, क्योंकि सिलिकॉन भी जीरो कंडक्टर तो नहीं है, समवॉट तो कंडक्टर है ही। अगर तुम थर्मल कंडक्टर और थर्मल इंसुलेटर को देखोगे तो उनकी कंडक्टिविटीज में उतना डिफरेंस नहीं है। अगर तुम इसमें हीट डालोगे तो सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो एंड सिलिकॉन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो, but the difference, the relative difference is not so much. So if you try to direct heat, heat will also leak to the sides क्योंकि silicon is comparable, not comparable but still, और फिर हीट यहाँ से भी लीक आउट करेगा और वो हीट इसमें भी आ जाएगा, तो नेचुरली वो गड़बड़ कर देगा सारी लॉजिक को। इफ द करंट इज फॉलोइंग सम प्री डेस्टिन्ड पाथ टू सम सर्किट की यहाँ पे 1 आया तो वहाँ 0 आना चाहिए, यहाँ 0 आया तो वहाँ 1 आना चाहिए,
अब हीट सर्किट अगर तुम ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत पास पास से बना दोगे तो हीट क्योंकि इजीली लीक कर जाती है इनटू द साइड मटेरियल एंड देन इनटू द नेक्स्ट वायर, तो तुम्हारी लॉजिक ही सारी गड़बड़ा जाएगी उसमें। मतलब इतना नैनो स्केल पे थर्मल कंप्यूटर बनाना तो फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, क्योंकि हीट को इतना इजीली कन्फाइन नहीं किया जा सकता है रास्ते पे, इलेक्ट्रिसिटी को किया जा सकता है। तो वही कारण है कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं वो ज्यादा डेंस और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उनके एनालिसिस में नोड एनालिसिस मेक्स सेंस, इट इज वर्थ इट बिकॉज द सर्किट इज बिग एनफ। थर्मल सर्किट्स आर रिलेटिवली सिंपलर एंड शॉर्टर। तो बस हम 2 जंक्शन पे लॉ लिखेंगे और खटखट से हमारा टेम्परेचर आएगा। समय तुम्हारा जीरो कहाँ पर आ रहा है, क्या चीज है? हाँ आई थिंक करेक्ट है। जोवान तुम्हारा करेक्ट आंसर है। प्रेक्षा तुम्हारा करेक्ट आंसर है। कैरव तुम्हारा करेक्ट आंसर है। सर मुझे कंसेप्चुअल डाउट था सर, जब हम पहला बी का इक्वेशन लिख रहे हैं सर, बी को T1 ले लो, डी को T2 ले लो, सर हम T2 माइनस T1 करेंगे, राइट? अगर तुम इसको T1 लिख रहे हो और इसको T2 लिख रहे हो तो T2 माइनस T1 करोगे। हाँ सर। सर जब हम डी का इक्वेशन लिख रहे हैं सर, तब T1 माइनस T2 करोगे। T1 माइनस T2, राइट? करेक्ट करेक्ट, अंडरस्टूड सर। ठीक है। फिर आप सम एक ऑफ बार आई आंसर चेक इक्वल कर टू सकते जीरो हो क्यों होता है? समय ये पूछ रहे हो? अच्छा सॉरी, आई थॉट तुम कह रहे हो कि तुम्हारे आंसर में कुछ जीरो है। सम ऑफ आई तो जीरो होगा ही। सम ऑफ आई इसलिए जीरो होगा क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड होती है। इट्स अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेटमेंट। अगर एक जगह पे आता हुआ करंट, देखो सम ऑफ आई तो है वो जीरो हम लिख रहे हैं कहने के लिए, एक्चुअली वो इधर दिस और दिस है। इन्हीं दोनों को इस फॉर्म में लिख लिया है ना सब एक तरफ करके। तो इस पे बात करो, वो छोड़ो। तो ये जो चीज है वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि जो करंट यहाँ से आया और जो करंट यहाँ से आया वो ऐड होके ये करंट बना। तो सही बात है, एनर्जी कंजर्वेशन की बिजनेस हो रही है। अगर ये दोनों का सम ये नहीं है, अगर इसका और इसका सम ये नहीं है, मान लो ये जो है इन दोनों के सम से ज्यादा है, तो बी जंक्शन से हीट निकल के जा रही है एक्स्ट्रा। जो आ रही है वो तो आ ही रही है और प्लस बी से भी निकल के हीट जा रही है, तभी तो ये ज्यादा है इन दोनों के सम से। तो बी ठंडा हो रहा होगा, फिर बी हीट लूज कर रहा है अपना। वाइसी वर्सा अगर ये दोनों का सम इससे कम है, यानी इधर से आया 40, इधर से आया 50, लेकिन उधर गया केवल 10, तो बाकी हीट ये रख ले रहा है, तो ये गर्म हो रहा होगा। वो हो नहीं सकता ना, क्योंकि स्टेडी स्टेट है, इसका टेम्परेचर ना बढ़ सकता है ना कम हो सकता है। तो जितना भी हीट इधर से आया वो उधर जाना ही चाहिए, या चाहे इधर से आया तो फिर इधर इधर जाना चाहिए, यानी इन दोनों का सम फिर इसके बराबर होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इक्वेशन है। उसी को जब सारे टर्म्स एक तरफ कर लोगे तो वो ऐसा हो जाता है। ठीक है। बट ये करंट लॉ जो होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी में करंट लॉ जो होता है वो चार्ज कंजर्वेशन का स्टेटमेंट होता है। इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स अ मैथमेटिकल वे ऑफ राइटिंग द फैक्ट दैट चार्ज इज कंजर्व्ड, दैट अ जंक्शन कैन नॉट बी प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। और यहाँ पे थर्मल करंट का जो इक्वेशन है वो बेसिकली इज मैथमेटिकल वे ऑफ राइटिंग द फैक्ट दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो चलो तुम लोग अब इसको ट्राई कर लेना और फिर हम नेक्स्ट टाइम सर डिस्कस करेंगे। एक और सर एक सर रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1/1 बार। करेक्ट। फिर आप एक बार आंसर चेक कर सकते हो। आंसर अब सर तुम लोग भेज दो, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। अभी जोर की भूख लगी है, खाना वाना खाते हैं। ओके तुम लोग डाल दो यस ग्रुप पे, सर। फिर इसको चेक कर लेंगे बाद में। ठीक है। सर मैं पूछ रहा था कि अगर ऐसा मतलब एडवांस वाले लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम है वो एक सेमीकंडक्टर में डाल दिया और इसका के लेस है मतलब 20 या 10 है, तो फिर क्या होगा? तो वैसा क्वेश्चन आ सकता है कॉम्प्लेक्स के लिए। मतलब तुम कह रहे हो जनरल एक सेमीकंडक्टर में डाल के किधर भी जा सकता है टाइप्स? हाँ वैसे मतलब जैसे नहीं हम नहीं लोगों ने नहीं 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 इंसुलेटर लगाया था तो नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं होगा। जनरली वही बात है, अगर अगर फ्लो होने वाला है किसी चीज का, इलेक्ट्रिक करंट का, हीट करंट का, तो या तो वो लीनियर होगा इनटू वायर्स, या फिर अगर वो कहीं और जाने वाला है ज्योमेट्री को फॉलो करता हुआ, तो इट विल बी वन ऑफ द सिंपलर ज्योमेट्रीज लाइक अ सिलेंडर, इनफाइनाइट सिलेंडर, स्फीयर और व्हाटएवर, जैसे हम पीछे कर रहे थे। एक जेनेरिक केस जिसमें करंट किधर भी निकल जाता है इज नॉट इन योर सिलेबस। ओके सर। ठीक है। Sir, हाँ, regarding the junction point in this question, can you please explain? which one? This equation? See, Which what I have to explain? This equation? yes, sir, this, Did you understand these drawings? yes, So then just take this equation which is expressing this drawing and just collect all the terms on one side, or take this equation which is expressing this drawing and collect all the terms on this side. You will get this equation. okay, This equation is basically the current arriving from A to B
Yes. the current arriving from C to B C to B. plus Yes. the current arriving from D to B equal to 0. So instead of thinking about whether it's coming and then going, or coming and then going, we simply say it's coming and adds up to 0. Okay. Okay, sir. It expresses the same thing as these two. Okay. Okay. All right.